हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों मैं पूर्ण प्रकाश, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने यूनिट 1 हमने कवर किया था एक छोटे से टाइम में, ताकि आपका बेहतर से बेहतर रिवाइज हो पाए, खास करके आपका जब एग्जाम नज़दीक हो। तो साथियों आज हम बात कर रहे हैं आज यूनिट 2 के बारे में। मैं आप सभी साथियों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने वीडियो को लाइक किया और आपने रिकमेंड किया। आपकी जो डिमांड आ रही थी यूनिट 2 के बारे में साथियों, मैंने उसके लिए यहाँ पे वीडियो लाया। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच जाएँ, और सभी 5 यूनिट के वीडियो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको एग्जाम आने से पहले कोई आपको परेशानी ना हो। यदि आप को थोड़े भी टाइम यदि आपको मिलता है एग्जाम में, तब भी आप इसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि साथियों इस बार ऐसा हुआ है कि जो आपका एग्जाम डिले हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है रिवाइज करवा के, और उसके बाद आपको भी टाइम कम मिलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा एक बार इसको बेटर से बेटर रिवाइज करिए। यदि आप पहले ही देख रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, जैसे आप एग्जाम से पहले देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप इसको अदर सब्जेक्ट के साथ भी देख सकते हो। जैसे आपने कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बाद क्या करिए कि शाम को या कुछ और वर्क कर रहे हैं तो आप इसको बस सुनना है। ठीक है, कुछ चीज़ें ज़्यादा खास नहीं है, हाँ बस आपको ये चीज़ें सुननी है ताकि आप सुनते हुए आराम से कुछ और भी काम कर सकते हो। मतलब कि आप सुनते रहोगे तो आपको चीज़ें पता हो जाएंगी क्या लिखनी है, क्या टॉपिक्स है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आज साथियों हमारा जो है यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। आज इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस मैं कवर करने वाला हूँ। तो जो आपके सिलेबस में है साथियों, पहली बात तो आपका है यहाँ पे देखिएगा सीवी एंड रिज्यूमे। तो आप समझ सकते हो सीवी एंड रिज्यूमे क्यों जरूरी है। सीवी एंड रिज्यूमे राइटिंग आप देखोगे, इंटरव्यू स्किल सीखोगे, ग्रुप डिस्कशन सीखोगे, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग सीखोगे आप। ठीक है, प्रोफाइलिंग क्या होता है, प्रोफाइल कैसे तैयार करनी है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग क्या होती है वो आप देखोगे, बिल्डिंग रिलेशनशिप, राइटिंग स्टेटमेंट पर्पज। ठीक, एसओपी क्या होती है, एडमिशन इन हायर स्टडीज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, फिर किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज में किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पहले एसओपी ले जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज क्या है आपका। ठीक है, उसके बाद सेमिनार कॉन्फ्रेंस पेपर की राइटिंग क्या होती है वो हम देखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। ठीक है, जैसे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे या फिर आप कोई कोर्स करेंगे, मतलब कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको अपने जो लेक्चर्स हैं उसको कैसे यहाँ पे डिलीवर करना है वो भी ध्यान देना है, क्योंकि आपके जो टर्मिनोलॉजी हैं, जो आप एक कॉम्प्लेक्स मैटर को प्रेजेंट करते हैं जब भी आप जाते हो किसी स्टेज पर या किसी सेमिनार में, तब तो उसको आप कैसे कर पाओगे वो आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो साथियों मैं क्यों बताऊंगा, ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है वो मैं बता दूँ साथियों। जब मैंने MBA इन HR एंड IB किया हूँ, ठीक है, MBA इन HR एंड IB, ठीक है, और ये है मेरा, साथ मैंने इंजीनियरिंग की है सिविल इंजीनियरिंग का, और उसके साथ साथियों मैं यहाँ पे 2 फर्म चला रहा हूँ। एक पिंटसो आर्ट स्टूडियो है जहाँ पे मैं अब्रॉड वर्क करता हूँ फ्रीलांस एज ए फ्रीलांस, और साथ में बात करूँ तो यहाँ पे आपके साथ सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म से जुड़ा ही हूँ। तो एज ए एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा साथियों इन सभी टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको डेली लाइफ में यूज कर रहा हूँ, हमेशा यूज करना होता है। तो आप इसके, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको अच्छी तरह से बता पाऊँगा आपको, और आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को समझते हुए। तो आप थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे साथियों मैं पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा पर्सनल शेयर करूंगा, बट ज़्यादा नहीं जा सकता क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट से हमको समझाना है। यदि आपको डेली लाइफ में यदि आपको पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर आज पर्सनल कंसल्ट होता है तो अलग बात होती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि थ्योरी है, बट जब आप रियल लाइफ में इसका एक्सपीरियंस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, और आपको एक एक पॉइंट लगता है कि हाँ ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए थी जब आप पढ़ रहे थे तब। तो चलिए मैं पहले स्टार्ट करता हूँ CV एंड रिज्यूमे से। तो CV, उसके पहले मैं साथियों मैं बता दूं आपको, यदि आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यदि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे सब्जेक्ट हमारे ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल, वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। और अभी जो आपके एग्जाम चल रहा है उसके लिए आपको यहाँ पे ऑफर अवेलेबल है, आप जल्द से इसका बेनिफिट उठा सकते हो। जहाँ पे आपको फेज 2 के एग्जाम में तो आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, मतलब कि आपको सिर्फ जो सब्जेक्ट मिल रहा है सिर्फ 299 का मिल जा रहा है, सिर्फ आपको इस सेमेस्टर के लिए है। आप जा करके एक से ज़्यादा भी कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो और ऑफर से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी जाइएगा, और सिविल मंत्रा ऐप डाउनलोड करने के सारे साथ में आपको ये बेनिफिट भी होंगे, तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, जो अभी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलते, कभी भी आप परेशान हो जाते हो तो वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। आपके जो लेटेड सिलेबस आए हैं इंजीनियरिंग के, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे आपके सब्जेक्ट मिलेंगे, और सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो आपको आसानी होगी कि आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ते हो तो कभी इस चैनल से पढ़ रहे हो, कभी उस चैनल से पढ़ रहे हो, कभी इस टॉपिक पढ़ रहे हो यहाँ पे, कभी आप टॉपिक तो पढ़ रहे हो बट किसी और
कोर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आप यहाँ पे समझ पाओगे। आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, आपको वहाँ पे नहीं भटकना पड़ेगा। और आपको आप चाहें तो आप बड़ी स्क्रीन पे लैपटॉप है, आपका पास PC है, तो वहाँ से भी आप वेबसाइट को लॉगिन करके आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो आप अभी जाइएगा, अभी सिविल मंत्रा का आप डाउनलोड करके कम से कम रख लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो पाए इन फ्यूचर, ठीक है। चलते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे CV एंड रिज्यूमे राइटिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे CV एक वर्ड है आपका रेज्यूमे, इसको बोलते सकते हो रेज्यूमे बोलते हैं, रेज्यूमे नहीं बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपसे थोड़ा सा हैबिट डालना स्टार्ट कर देना। इसको बोलते हैं क्या, रेज्यूमे, लास्ट में ए आता है, रेज्यूमे, ठीक है। और ये है आपका CV को बोलते हैं हम कैरिकुलम विटे, करिकुलम विटे। तो इसका मतलब क्या है और रिज्यूमे क्या है, दोनों समझेंगे, क्या दोनों डिफरेंस होते हैं वो भी हम देखेंगे, और हाँ डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं करिकुलम विटे क्या होता है। तो आप जानते होंगे, कई सारे स्टूडेंट बनाए हुए होंगे, यदि आप अभी सेकंड ईयर में हो तो यदि आप डिप्लोमा करके और किसी और पहले आप जॉब लेने की तैयारी की हो तो आप CV या रिज्यूमे में कुछ ना कुछ बनाया होगा। बट यदि आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि जो CV होती है साथ ये कंप्रेहेंसिव डिटेल्ड, देखिए यहाँ कंप्रेहेंसिव मतलब डिटेल डॉक्यूमेंट होती है जो आपका डेप्थ ओवरव्यू बताती है आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ नहीं, प्रोफेशनल जो लाइफ होता है उसके बारे में इन डेप्थ आपकी नॉलेज होती है। इट इंक्लूड्स जैसे आपका अचीवमेंट हो गया, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, स्किल हो गया, अवार्ड हो गया, ऑनर्स हो गया, सर्च वर्क हो गया, पब्लिकेशन हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया, साथ में आजकल तो लोग साथियों हॉबीज भी डाल देते हैं, ठीक है, डांसिंग, सिंगिंग, सब कुछ यहाँ पे करिकुलम विटे में सब कुछ यहाँ पे आपका आ जाता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे डिटेल डॉक्यूमेंट होता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी आपने किया, स्किल किया है, एजुकेशन किया, अवार्ड मिला है, ऑनर्स मिला है, रिसर्च वर्क मिला है, पब्लिकेशन मिला है, कोई सर्टिफिकेशन आपको मिला है, सब कुछ आप डाल देते हो किसमें, करिकुलम विटे में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोला गया दिस डॉक्यूमेंट वेरी थ्रो एंड एक्सटेंसिव, ऑफन सेवरल पेजेस लॉन्ग, स्पेशली इफ यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और अकम्प्लिश्ड टू इंक्लूड। तो यदि आपने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट पाई है, यदि आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ये कई सारे पेजों भी जा सकती है। जैसे आपको मान लीजिए 2 से 3 पेज या 4 पेज तक भी चली जाती है आपका जो करिकुलम विटे है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, अब इसका डिफरेंस क्या है रिज्यूमे से, जब आप रिज्यूमे पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ पढ़ाई करिकुलम विटे में क्या है। देखिए ये कहाँ पे यूज होता है, इट कम्युनिटी एकेडमिक जो आपके हैं, रिसर्च है, जो आपके एजुकेशनल फील्ड है, जहाँ पे आपके करियर का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड जानना होता है, वहाँ पे आपको ये करिकुलम विटे जानना जरूर वहाँ पे मांगा जाता है, वहाँ पे यूज किया जाता है। क्योंकि आप जब रिसर्च करते हो तो आप क्या होता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, आपको आगे प्रोफेसर बनना है, कहीं यूनिवर्सिटी में जाना है या किसी बड़े पोस्ट के लिए जाना है, तो आप पूरा रिकॉर्ड दिखाते हो कि मैंने ये चीज़ किया है। इससे आपका रोल पता चल जाता है कि आपने किस किस रोल पे क्या क्या चीज़ें मैनेज की है, आपके अंदर क्या क्या स्किल आई हैं, वो चीज़ आपको पता चल जाती है। इसलिए आप पूरा कंप्लीट ब्यौरा देते हो, मतलब कि इसको ब्यौरा मतलब कंप्लीट डिटेल देते हो, एकेडमिक के भी लिए और रिसर्च एजुकेशन फील्ड सारा कुछ वहाँ पे आप दे देते हो, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। तो यहाँ पे एकेडमिक हो गया, रिसर्च हो गया, या फिर एजुकेशन फील्ड में आपको ज़्यादा यूज होता है। ये CV डज नॉट चेंज द डिपेंडिंग ऑन द जॉब यू आर अप्लाइंग सिंस फॉर कवर्स योर इंटरव्यू, मतलब ये समझ लीजिएगा कि यदि आपने जो कर लिया CV, आप एक CV बना लिया, आप उसको हर जॉब के लिए दे सकते हो, हर जॉब के लिए, ठीक है। अब जॉब क्या साथियों, आप मान लीजिए एज ए इंजीनियर हो, आप जूनियर इंजीनियर के लिए दे रहे हो तब भी, आप सुपरवाइजर के लिए पोस्ट कर रहे हो तब भी भेज सकते हो। यदि आप इंजीनियरिंग से छोड़ के किसी और भी जॉब के लिए दे रहे हो, इंजीनियरिंग से नॉन टेक में जा रहे हो, तब भी आप करिकुलम विटे अपना शेयर कर सकते हो। तो लगे यहाँ पे CV को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मतलब कि जॉब के हिसाब से जो उस जॉब को अप्लाई करो उसके हिसाब से आपको CV को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट वहीं आप बात करें रेज्यूमे की, तो रेज्यूमे आपका स्पेसिफिक होता है एज पर्टिकुलर फॉर योर जॉब, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आप उसी से रिलेटेड आप चीज़ें वहाँ पे इंसर्ट करते हो। तो यहाँ पे बोला गया ए रिज्यूमे इज सॉर्टेड एंड मोर फोकस्ड डॉक्यूमेंट दैट हाईलाइट्स ओनली द मोस्ट रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ योर करियर फॉर a specific job you are applying for. It is essentially to condensed version of your CV. मतलब कि आपके CV जो है उसका समराइज्ड फॉर्म होता है और ये मोर फोकस्ड होता है, मतलब कि आप रेज्यूमे में वही रिलेवेंट चीज़ें डालोगे, वही स्किल डालोगे जो आपके पर्टिकुलर जॉब के लिए रिलेवेंट हो, ठीक है। अब वहाँ पे आप डांसिंग नहीं डाल पाओगे, मैंने यहाँ पे जैसे आपने सर्टिफिकेट अचीव किया डांस का, बट यदि आप रिज्यूमे बना रहे हो, ठीक है, और आप बता रहे हो इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहे हो, वहाँ पे आप फिर डांसिंग के लिए सर्टिफिकेट नहीं डाल सकते। आप इंजीनियरिंग के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो, यदि आपने रेज्यूमे बोला है तो आप इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही वहाँ पे सर्टिफिकेट, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना हॉबी डालोगे, ठीक है। और वहाँ से अपना सिंगिंग डांसिंग उससे कोई नाता नहीं है, थोड़ा रिज्यूमे में और ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ बोला गया देखिए पर्पज ऑफ रिज्यूमे क्या है, यहाँ पे आपके स्किल को प्रेजेंट करना है, आपके एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करना है और आपके क्वालिफिकेशन को प्रेजेंट करना है
जो आपके जॉब, जो आप टारगेट कर रहे हो, जो आपके जॉब अप्लाई कर उसके रिलेवेंट हो। मेन पर्पज ये है कि आपको जॉब के रिलेवेंट ही यहाँ पे स्किल, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन देनी है, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो अच्छी से आसानी से आपको समझ पाए, आपके रिज्यूमे को देख करके समझ जाए और वो समझ पाए कि आप उस रोल के लिए फिट हो या नहीं हो। ठीक है, मतलब ये समझ पाए कि वो आप इस रोल के लिए क्यों फिट हो। तो मेन चीज़ इसलिए रिज्यूमे वहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने वहाँ बताया, इसमें कई सारे पेजेज भी हो सकते हैं। जो आपका करिकुलम विटे होता है वो कई सारे पेजेज में जा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो रिज्यूमे होते हैं वो 1 और 2 होते हैं, सिर्फ 1 या 2 पेज के होते हैं। मोस्टली कंपनी बोल ही देती है, जो आप रिज्यूमे दे रहे हो, बोल रहा था सिर्फ 1 पेज रिज्यूमे देना है, सिर्फ 1 पेज का। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि यहाँ पे आप उसको समराइज कर दे करिकुलम विटे को, तो आपको एक पेज या 2 पेज में आपका ये एनफ हो जाता है। ठीक, तो दिस मीन्स यू माइट एडजस्ट योर रिज्यूमे ईच टाइम यू अप्लाई फॉर अ न्यू जॉब टू मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर पोजीशन। देखिए वहाँ पे जॉब के बाद छोड़ो, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें उसके लिए भी आपको चेंज करनी पड़ती है। जैसे बताया आपको जूनियर इंजीनियर के लिए पढ़ना है, करना है, या सुपरवाइजर के लिए देना है रिज्यूमे आपको, या फॉर टीचिंग पर्पज के लिए देना है, तो आप टीचिंग से रिलेटेड उसमें स्किल डालोगे, ना कि सारा कुछ डाल दोगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब आप रिज्यूमे आप सबमिट करते हो तो आपको पहले जॉब देखते हैं, जॉब के लिए उसमें किस पोजीशन के लिए अप्लाई करें उसको देखोगे, फिर उससे रिलेवेंट आपके पास क्या स्किल है उसको जाकर के आप रिज्यूमे तैयार करोगे। तो ऐसा नहीं कि आप एक रिज्यूमे बना लिए उसको हर जगह भेजे जा रहे हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर, चाहे आप JR की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो, चाहे आपका AE की पोस्ट हो, या फिर चाहे आपका सुपरवाइजर हो, चाहे आपका टीचिंग के लिए हो, तो रिज्यूमे हर जगह वो चीज़ नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको हर जॉब पोस्ट के लिए उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो और बात करते हैं यहाँ पे। देखिए रिज्यूमे आर कॉमनली यूज्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आर डिजाइन्ड टू ग्रैब द एम्प्लॉयर्स अटेंशन क्विकली, ऑफन विद इन द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स ऑफ रीडिंग। मतलब कि ये कॉर्पोरेट में ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट में हायर होते हैं तो आप उनके पास एक ओपनिंग के लिए कम से कम 300-400 ऐसे रिज्यूमे आ जाते हैं। उनको इसको स्क्रीन आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। स्क्रीन आउट मतलब क्या होता है कि जब आप रिज्यूमे भेजते हो तो वो पहले करते हैं, पहले एक HR जो टीम होती है या फिर कहें जो सॉफ्टवेयर हो, तो आपको पहले देखता है जो उसके रिलेवेंट होता है, जो आपके उससे थोड़ा बहुत मैच करता है उसके रिलेवेंट उसी को करता है। कई बार हम लोग जब जॉब पोस्ट करते हैं, आज मैं एक्सपीरियंस रहा है, मैं डाल रहा हूँ किसके लिए, मैं डाल रहा हूँ टीचिंग के लिए, आपका मैं जॉब पोस्ट डाल रहा हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं वीडियो एडिटिंग वाले। ठीक है, वीडियो एडिटिंग वाले अप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होता है साथियों, अब मैं वीडियो एडिटिंग के लिए तो नहीं दूंगा ना, यदि मैं पूरा पढ़ने बैठ जाऊंगा तो मैं टीचिंग के लिए तो रिज्यूमे देखूंगा, वीडियो एडिटिंग मैं तुरंत देख लूंगा कि अगर इसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तुरंत मैं इसको आउट कर दूंगा, मतलब कि स्क्रीन इन न करके स्क्रीन आउट कर दूंगा, मतलब निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे टीचिंग के लिए फैकल्टी चाहिए। तो सेम चीज़ करते हैं। इसलिए जहाँ पे आपका रिज्यूमे होता है छोटा होता है तो आपको तुरंत जो आपके वहाँ HR है, जो एम्प्लॉयर हो, तुरंत समझ जाते हैं कि इसको इन करना है, आउट करना है, मतलब कि इस रिज्यूमे को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लंबे पेज होते हैं। तो ये बात होती है। तो अगर समरी में बात करें तो यहाँ पे जो आपका CV होता है, करिकुलम विटे होता है, वो पूरा डिटेल्ड पिक्चर आपकी प्रोफेशनल जर्नी का, प्रोफेशनल जो आपकी जर्नी है, जो आपका इंटायर लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ है, उसकी सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाती है। बट अगर रिज्यूमे बताएं तो पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफिक होती है। तो ये आपको थोड़ा सा आपको बता दें डिफरेंस क्या होता है, और आपके CV और रिज्यूमे में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल गया, तो अगली बार आप ये दिक्कत नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ रिज्यूमे क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर रहा जाए। साथियों कभी कभी दिक्कत होती है, आजकल सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है जॉब को पाना। ठीक है, अब आप क्या रहोगे, आप जॉब क्लियर किए, आपने ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद पहला आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जब जॉब कैसे पाओगे। आजकल AI का ज़माना आ गया है, तो क्या करते हैं, कई सारी कंपनियां क्या करती हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाती हैं, जिसको बोलते हैं ATS, इसको बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, ATS फ्रेंडली, मतलब कि यहाँ पर फ्रेंडली मतलब कि जो ATS से रिलेवेंट हो, मतलब कि ATS समझ पाए उसको। तो आजकल ऐसे भी रिज्यूमे आ गए हैं, तो आपको ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना पड़ता है, जो सॉफ्टवेयर रीड करता है। ATS एक ट्रैकिंग सिस्टम है, जो आपके वहाँ पे मैंने जॉब कोड डाल दिया, जैसे मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, मैंने वहाँ पे जॉब कोड लिख दिया कि आप मुझे टीचिंग के लिए हमको फैकल्टी चाहिए। ठीक है, इसके लिए टीचिंग के लिए 1 मिनट, मुझे क्या करना चाहिए, टीचिंग के लिए मुझे फैकल्टी चाहिए। अब आपने अप्लाई किया, मैंने वहाँ टीचिंग के लिए आपको जॉब कोड दे रखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, पूरा जॉब मुझे एलिजिबिलिटी क्या है और क्वालिफिकेशन क्या। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको पढ़ेगा मेरे जॉब पोस्ट को। ठीक है, मेरी जॉब पोस्ट को फीड करेगा, वो समझ जाएगा कि इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो टीचिंग के लिए हायर कर रहा है। अब मैं वहाँ पे देखूंगा नहीं, वो क्या करेगा, आपका रिज्यूमे पढ़ेगा, जो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसको अगर रिलेवेंट लगा, मतलब कि मैं एक स्कोर दे दूंगा उसको, मतलब कि जैसे रेटिंग दूंगा, अगर आपकी स्किल 6 आउट ऑफ 10 है, ठीक है, मैच हो रही है, मतलब कि 10 की रेट में जब 6 से ज़्यादा है तो क्या करेगा, एप्लीकेशन को इन करेगा, नहीं तो आउट कर देगा, आपको रिजेक्ट कर देगा, तुरंत आपके पास मेल पहुंच जाएगा। तो आजकल ऐसा हो रहा है,
पहले क्या होता था, मान लीजिए आप रिज्यूमे पढ़ रहा है, उसको आपको कोई एक वर्ड ऐसा लग गया कि हाँ आप उसके काम में आ सकते हो तो कर लेता था। बट अब सॉफ्टवेयर हो गया, मुझे देखना भी नहीं है तो क्या करें, तुरंत आपको आउट कर देगा, मुझे आपको देखा नहीं। तो इसलिए अब जरूरी हो जाता है कि आप जो ATS जो सॉफ्टवेयर आपको पढ़ पाए, सॉफ्टवेयर से द्वारा आप पहले तो स्क्रीनिंग हो जाओ, तब आपको HR कॉल आएगा। तो कम से कम आपको जो रिज्यूमे पहले सिलेक्टेड हो तब आपको कॉल आएगा ना। तो आपको ऐसा फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ रहा है। तो अभी इसलिए मैं यहाँ पे अब स्ट्रक्चर देखूंगा कि एक रिज्यूमे का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ताकि आपका ATS फ्रेंडली मतलब आप सॉफ्टवेयर द्वारा रीड हो पाए। आपके एग्जाम में सिंपल सा आता है स्ट्रक्चर ऑफ रिज्यूमे, तो आप ATS फ्रेंडली मत कुछ लिखिएगा, बट हाँ जो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ वो पर्टिकुलरली सेम ही होता है रिज्यूमे का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला चीज़ है आपका हेडर आता है पहला ऊपर से। ठीक, ऊपर में जब आपका आएगा तो वहाँ पे फुल नेम रहेगा, जिसमें आपको होगा बोल्ड में आपका नाम रहेगा और लार्ज फॉन्ट में रहेगा, मतलब कि सब कैपिटल में रहेगा। जैसे मेरा नाम है पूर्ण, तो यहाँ पे कैपिटल में रखूंगा पूर्ण, फिर प्रकाश, ऐसा करूंगा। ठीक है, अब मैं वहाँ पे ऐसा नहीं लिखूंगा, इसमें मान लो कैपिटल में ला करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक ध्यान ये दीजिएगा, जो फॉन्ट यूज कीजिए वो रीडेबल हो। ठीक, कैसे फॉन्ट होना चाहिए, रीडेबल हो। आप इसके लिए सिंपल सा कोई फॉन्ट यूज करें, जैसे एरियल हो गया, ठीक है, कैलिबरी हो गया। आप अगर सिस्टम थोड़ा भी चलाए होंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। आपका एक मोस्ट पॉपुलर प्रेफरेंस होता है टाइम्स न्यू रोमन होता है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, ये सारे फॉन्ट है जो आपको यूज कर सकते हो, ज़्यादा फैंसी आपको नहीं यूज करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये कहीं पे आपको एग्जाम में लिखा नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद आपको हेडर में क्या आता है, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे आपका हो गया फ़ोन नंबर हो गया, आपका ईमेल एड्रेस हो गया। यहाँ देखो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस लिखा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस ऐसे होता है love@gmail.com। ठीक है भाई, ये सब लव नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप पर्सनल नाम डाल दो। तो अपना देखिए एक तरीका होता है, अपना नाम लिख दो, अपना नाम डाल दो। जैसे मैंने बताया, देखिए क्या हमारा क्या है ईमेल आईडी, सिविल मंत्रा @gmail.com। मतलब कि सिंपल है ना, कोई गिनती ना कोई नहीं, आई एम हीरो सिविल मंत्रा, ऐसा कोई नहीं ना। सिविल मंत्रा द हीरो @gmail.com। ठीक है, सिविल मंत्रा बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया @gmail.com, ऐसा तो नहीं किया ना, सिंपल प्रोफेशनल होना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल डाल सकते हो आप। ठीक है, आजकल लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ज़्यादा आप भी लोग सुन भी रहे हैं, क्योंकि सबकी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है। तो वहाँ पे उसको दे दीजिएगा, उसका लिंक दे दीजिएगा, उसका हाइपर लिंक यूज होता है उसको भी दे दीजिएगा। पोर्टफोलियो फॉर पर्सनल वेबसाइट, ये भी अगर कोई आप है, कहीं आपका प्रोफाइल है, कहीं आपका ब्लॉग है, कोई चीज़ है तो आप दे सकते हो। और वहाँ पे लोकेशन देना है आपको, सिटी स्टेट, फुल एड्रेस है जरूरी, किस सिटी से हो किस स्टेट से हो, इतना आपके लिए एनफ है। यहाँ पे आपको हेडर में, क्योंकि आपको हेडर काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा सा मिलता है। जैसे आपका एक पेज हो गया तो इतना थोड़ा सा आपको हेडर मिलता है, उतने में आपको ये चीज़ें लिख देनी है। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल समरी। ये मैं बता दूं, ये कोई ऑप्शनल है, मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि आप इसको डालो, बट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि पहले से आपके रिज्यूमे को 2 या 3 लाइनें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला गया ना, कंसाइज 2 to 3 सेंटेंस दैट हाईलाइट्स योर स्किल, अचीवमेंट एंड व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द कंपनी। अब इसके लिए क्या है, क्योंकि आप रिज्यूमे बना रहे हो तो आप पहले कंपनी की डिटेल पढ़ोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके रिलेवेंट आप चीजें लिखोगे वहाँ पे। तो ये चीज होती है। फिर उसके बाद आपका आता है की स्किल, कैरियर एस्पिरेशन, उसी में इंक्लूड होना चाहिए, आपका समरी लिख रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिए यहाँ पे देखिए, रिसेंट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस विद ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क, पैशनेट अबाउट द लिवरेजिंग टेक्निकल स्किल टू ड्राइव इनोवेटिव सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू अ डायनेमिक वर्क एनवायरनमेंट। इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन बता दिया कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कंप्यूटर साइंस किया, और मेरा जो फाउंडेशन है, जो मैं स्ट्रांग हूँ इसमें, किसमें हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, टीम वर्क में। और मेरा जो स्किल है, जो मेरा पैशन है, वो क्या है, हमारी टेक्निकल स्किल को लीवरेज करना और साथ में एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकालना और किसी वर्क एनवायरनमेंट में उसको कंट्रीब्यूट करना। तो इतना उन्होंने बता दिया। आप क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसी को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। भाई नहीं करना, अपने हिसाब से लिखो क्या किस कंपनी के लिए दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है की स्किल। ठीक है, अब लोग सर एजुकेशन कहाँ गया, तो एजुकेशन भी आप लिखोगे, किसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो यूज बुलेट पॉइंट टू लिस्ट द रिलेवेंट स्किल, दीज शुड मैच कीवर्ड्स फाउंड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर ATS ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डालोगे ATS, मतलब कि उससे रिलेटेड आप की स्किल डालोगे, तभी जा करके आपका जो ATS है आपके रिज्यूमे को इन करेगा, मतलब कि सिलेक्ट करेगा। फोकस ऑन द टेक्निकल स्किल, सॉफ्ट स्किल और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल। तो ये चीज़ है जो आपको स्किल पर ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, यहाँ बोला कि देखिए एग्जांपल, मान लीजिए किसी कंप्यूटर साइंस के लिए, मतलब किसी
CS वाले बंदे के लिए जॉब पोस्ट निकली थी, उसने देखिए क्या रखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस जो आती है पाइथन, जावा, C++। उसके बाद आता है उसको वेब डेवलपमेंट में HTML लैंग्वेज, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आता है। फिर उसने सॉफ्ट स्किल में डाला क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम कोलैबोरेशन और टाइम मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी कि हमको ऐसे कुछ स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो पूरा उसने कुछ उसमें से कीवर्ड निकाल के उसने डाला, ठीक है, ताकि उसका एप्लीकेशन पहले तो सिलेक्ट हो पाए। साथ ही स्ट्रक्चर भी होता है। अब आती है आपका एजुकेशन में। एजुकेशन देखिए यहाँ पे आपका डिग्री नेम, ठीक है, इंस्टीट्यूट आपका, सॉरी यहाँ मैंने शायद गलत कर दिया, चलो ठीक है, ये वाला साथी यहाँ से हटा करके ये आएगा 5 में, ठीक है, गलती मैंने यहाँ फर्स्ट कर दिया, यहाँ से हटा करके आएगा आपका 2 से या 3 और 4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, वो गलत कर दिया वहाँ पे, ठीक। एजुकेशन के बाद आता है आपकी स्किल। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिग्री नेम रखा जाएगा, मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें आपने किया। फिर इंस्टीट्यूट नेम, ग्रेजुएशन ईयर और आपका कितना परसेंटेज बना है, GPA, ठीक है, फिर CGPA जो आप बोलते हो, तो आपका ग्रॉस परसेंटेज जो आता है CGPA वो आपको यहाँ पे लिखोगे। इफ एबव 3.0 ऑप्शनल, मतलब कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा 3.0 मतलब कि आप अच्छा हो तभी आप लिखो, ऐसा नहीं कि आप फेल हो तभी लिख दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ इतना आपको लिखना ही लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, एजुकेशन में आपको डिग्री नेम, इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएशन और CGPA, रिलेवेंट कोर्स वर्क ऑप्शनल इफ दैट अलाइंस विद योर जॉब अप्लाइंग, मतलब कि यदि और कोई आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेशन किया है तो उसको भी आप एजुकेशन के नीचे आप वहाँ पे लिख पाओगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, देखिए यहाँ पे बैचलर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इन्होंने लिखा, फिर इस यूनिवर्सिटी से किया, इस साल ग्रेजुएट हुआ, फिर इनका यहाँ पे इतना CGPA बना। तो यहाँ पे भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपकी हायर एजुकेशन है, सबसे हायर एजुकेशन है वो सबसे ऊपर रहती है, ठीक है, हायर एजुकेशन सबसे ऊपर आती है। उसके बाद आपकी लोअर आती है। जैसे आपने बीटेक किया है तो बीटेक आपको पहले आएगा, फिर उसके बाद आपने इंटरमीडिएट किया तो वहाँ पे आपका इंटरमीडिएट आएगा, फिर आपका हाई स्कूल आएगा, सेम चीज़ ऐसे नीचे आता है, ठीक है। और हाई स्कूल के नीचे भी मत डालना है कि आप क्लास 8 का डालने लगो, क्लास 6 का डालने लगो, इतना भी नहीं होता, ठीक है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले क्या आता है, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ना तो यहाँ पे आता है 3rd नंबर पे। थोड़ा सा साथियों पीपीटी हमारी थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, मैंने आपको बता दे रहा हूँ। तो एजुकेशन से पहले आपके यहाँ पे क्या आएगा, मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट, हाँ, ये वाला आपका आ जाएगा सेक्शन, आपका एक्सपीरियंस वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका एक्सपीरियंस, 3 नंबर पे आपका जाएगा एक्सपीरियंस। आपको सर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्ट एजुकेशन डालोगे। यदि आपका एक्सपीरियंस है तो पहले आप एक्सपीरियंस डालोगे, ठीक है, एक्सपीरियंस डालोगे। साथ में जब एक्सपीरियंस आप डालना स्टार्ट करोगे तो पहले आपका यहाँ पर रहेगा रोल, ठीक है, आपने किस रोल में किया, आपने क्या रोल किया, फिर उसके बाद वहाँ पे स्लैश लगाना, फिर आपकी कंपनी नेम आएगी, ठीक है, कंपनी नेम आएगी। उसके बाद आपको 2 से 3 सेंटेंस में आप उसको डिफाइन, कंपनी नेम हो गई, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर डालना है, कब से कब तक आपने काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसके बाद 2 से 3 सेंटेंस में आपको वहाँ अपना रोल और वहाँ पे आपका जो रोल रहा है, जो आपका चैलेंज रहा है, जो आपका प्रोजेक्ट रहा है, वो आपको 2 से 3 सेंटेंस में वहाँ पे आप उसको डिफाइन करोगे, ठीक है। फिर उसको मान लीजिए उसके बाद पहला जॉब एक्सपीरियंस हो गया, दूसरा जॉब एक्सपीरियंस हो गया, तो उसको भी यहाँ पर इसको लिखोगे रोल क्या था या फिर आपका पोस्ट क्या था, फिर किस कंपनी में था, फिर उसके बाद आपका ईयर क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट था, उसको अभी आप यहाँ 2 से 3 सेंटेंस में आप लिखोगे। तो ये आपका एक्सपीरियंस वाला पार्ट होता है, मतलब पहले आपका समरी हो गया, फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आएगा, फिर आपका एजुकेशन आएगा। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्ट आप एजुकेशन पे जंप कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें भी ध्यान दीजिए, जब आप एक्सपीरियंस लिख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो जो आपकी रिसेंट एक्सपीरियंस होगी वो सबसे हाईली आएगी। मान लीजिए आपने कोई कंपनी सिर्फ 2 महीने बाद छोड़ी है तो ऊपर आएगा, किसी कंपनी में आप 3 साल पहले काम किया तो नीचे आएगी, ठीक। तो ऐसा यहाँ पे होता है, जो आपका रिसेंट एक्सपीरियंस है वो सबसे ऊपर आएगा, ठीक। सेम चीज आपके एजुकेशन के साथ है, जो आपका रिसेंट एजुकेशन है वो सबका आपका ऊपर आएगा, ठीक है। अब हो गया, अब यहाँ पे उसके बाद की स्किल आता है साथियों, जो मैं वहाँ बता दिया था। अब यहाँ पे आपका की स्किल आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा सर्टिफिकेट एंड ट्रेनिंग, वो भी हो गया। यदि आपके पास कोई एप्लीकेबल है, ट्रेनिंग आपने किया, सर्टिफिकेट किया है, तो आप यहाँ डाल सकते हो। फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जैसे लीडरशिप है, ध्यान दीजिए ये भी ऑप्शनल है, और कब डालना है, जब आपकी जो एक्टिविटी है, लीडरशिप है, उस आपकी जॉब प्रोफाइल के से रिलेवेंट हो, ठीक है। जैसे कि आप टीम मैनेज तो किए हैं, ठीक है, टीम मैनेज आपने किया, टीम मैनेज पूछ रहा कोई टीम मैनेज किए हैं, डाल दिए। बट यदि आप टीम मैनेज नहीं किए हो तो मत डालना उसको, ठीक, इरेलेवेंट आपकी स्किल है तो उसको मत डालिएगा। देखिए यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दिया है, ठीक, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हाईलाइट एनी लीडरशिप रोल, वॉलंटियर वर्क, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दैट डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसफरेबल स्किल, ठीक। जैसे प्रेसिडेंट कोडिंग क्लब XYZ यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज मंथली कोडिंग चैलेंज एंड वर्कशॉप इंक्रीजिंग क्लब प्रिपरेशन बाई 40%। टेक्निकल स्किल्स के बाद आपको लिखना है यहाँ पे कोई सिंपल सा, जैसे यहाँ देखिए उन्होंने लिखा है, यहाँ किस स्किल था,
यहाँ पे देखिए सब चीज़ लिखा। उसके बाद भी आप चाहे तो टेक्निकल स्किल में इसको अलग से डाल सकते हो, जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर आते हैं अच्छे से, ठीक है, या उस जॉब रिलेटेड कोई आपके पास टेक्निकल स्किल है तो आप डाल सकते हो। जैसे प्रोग्रामिंग की मैंने बात किया, टूल्स आ गया जैसे गिट, जीरा। जीरा क्या होता है आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक। डाटाबेस जैसे MySQL है गया, मैंगो DB हो गया, सारी चीज़ आप टेक्निकल स्किल में डाल पाओगे। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। अब बात करते हैं लैंग्वेज के लिए, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हो। ऐसे तो अधिकतर आप स्टूडेंट होता है कि हिंदी इंग्लिश आता है तो हिंदी इंग्लिश भी डाल देंगे। देखिए ऐसे लिख सकते हो कि हिंदी हमारी फ्लुएंट है, इंग्लिश फ्लुएंट है, या कन्वर्जेशनल है, या बेसिक है। 3 चीज़ आती है, या तो आपकी फ्लुएंट होगी, ठीक है, या तो आपकी कन्वर्जेशनल होगी, या फिर आपका होगा बेसिक, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कई सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। मतलब यदि आपको किसी लैंग्वेज को आप सिर्फ पढ़ पा रहे हो तो सिर्फ राइटिंग लिखोगे, यदि आपको सिर्फ पढ़ पा रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रीडिंग लिखोगे। यदि उसको आपको लिखना भी आता है तो आप वहाँ राइटिंग करोगे, और उसको बोल भी लेते हो तो वहाँ पे स्पीकिंग आता है। यदि आप सिर्फ पढ़ पा रहे हो तो सिर्फ रीडिंग लिखोगे, यदि आप सिर्फ लिख पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो, सिर्फ राइटिंग करोगे। ऐसे भी लैंग्वेज होते हैं, ठीक। तो ये भी चीज़ लिख सकते हो। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, वही मैं बोल रहा हूँ, जॉब के रिलेवेंट होगा तभी डालना है। फिर रेफरेंस, ये भी ऑप्शनल है। इसके लिए क्या होता है साथियों, आप क्या करते हो, कभी आपको कोई रिकमेंड कर देता है, जैसे आपके लिए पास डिफरेंस में होता है, जैसे आप कोई रिकमेंड करो, आपने अपने कॉलेज के HOD से बात की, सर मैं इसमें आपके रेफरेंस में डाल रहा हूँ, मतलब कि आपको जॉब जो रिकमेंड किया गया आपके HOD द्वारा या फिर आपके कॉलेज फैकल्टी द्वारा रिकमेंड किया गया है कि इस बच्चे को या फिर इस कॉलेज इस ब्रांच के बच्चों को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप उनका नाम डाल सकते हो कि ये हमारे रेफरेंस है। क्या होता है, कभी कंपनी कॉल कर लेती है, जैसे आपके बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी लेनी है तो उनको कॉल कर लिया जाएगा, उनके बारे में आपको ज़्यादा बेटर उनको समझ पाएंगे कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है पार्ट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिए। मैं फिर एक बार आपको यहाँ पे कवर करवा दूँ कैसे कैसे स्ट्रक्चर होगा। पहला आपका हेडर होगा जिसमें आपका फुल नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और लोकेशन आएगा। फिर आपका आएगा प्रोफेशनल समरी आएगा, जिसमें 2-3 लाइन से आप 2-3 सेंटेंस में आप अपने हाईलाइट्स की स्किल को, अचीवमेंट्स को समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे। फिर उसके बाद आपका आएगा एक्सपीरियंस, क्या आएगा साथियों, एक्सपीरियंस आएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा एजुकेशन, फिर आपका आएगा की स्किल, फिर उसके बाद आएगा सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोई होगा तो, फिर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जरूरी नहीं है, यदि आपके पास हो तो लिख सकते हो। टेक्निकल स्किल हो गया। फिर उसके बाद लैंग्वेज लिखना चाहो लैंग्वेज लिख सकते हो, हॉबीज और इंटरेस्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वहाँ पे अपने पापा का नाम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, फलाना ढमकाना चीज़ सब कुछ लिखते हैं, सिंगल हैं, शादी हो गई। भाई यदि आप ग्रेजुएशन करके जाओ तभी आप सिंगल ही होगे, ठीक है। तो कंपनी जब तक न पूछे मत बताना, ठीक है, बस सिंपल सा रिज्यूमे भेजो उनको, उसने लिखते आपको 2 पेज भर जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ मत लिखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने बताया आपको, यहाँ देखिए पहले क्या समरी हो गया, फिर स्किल्स हो गई, फिर आपका एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आपका एजुकेशन, फिर आपकी स्ट्रेंथ जिसको मैंने बोला की स्किल, या फिर आपके यहाँ पे लैंग्वेज। समझ पा रहे हो ना कैसे लिखा गया। यहाँ पे देखिए पहले ये वाला पार्ट आपका हेडर होता है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, जो ऊपर लिखा गया ये आपका हेडर है, ठीक है। इससे आपको हेडर लिखना होता है, फिर आपको समरी लिखना होता है। फिर उसके बाद स्किल है, आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस देखिए कैसे मैं बता रहा रिसेंट, देखिए इन्होंने क्या किया था, जो 2018 अभी जो चल रहा था जस्ट में 2018 से 23, इन्होंने जो रिसेंट एक्सपीरियंस उसको सबसे ऊपर लिखा, फिर उसके पहले वाली कंपनी उसके पहले कंपनी थी उसको नीचे लिखा, फिर उससे भी पहले कंपनी वाली उसके और पीछे लिखा है इन्होंने। जैसे यहाँ पे 2011 से 2014 इस कंपनी में काम किया, फिर 2014 से इस कंपनी में गए, फिर 2018 में इस कंपनी में गए। तो इस प्रकार से आपको एक्सपीरियंस लिखना होता है। फिर इन्होंने लिखे एजुकेशन लिखा, जैसे इन्होंने क्या किया था, देखिए बैचलर डिग्री इन्होंने 2 बार किया है, ये गलत कर दिया शायद, या कुछ अलग अलग किए होंगे। तो ये देखिए पहले यहाँ पे मास्टर डिग्री हो सकता है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये मास्टर डिग्री है, ये बैचलर डिग्री नहीं है आपका, इनकी मास्टर डिग्री है। तो मास्टर डिग्री उन्होंने ऊपर किया, जो रिसेंट में था 2013 में किया था उन्होंने, फिर उसके बाद बैचलर डिग्री डाला जो उन्होंने 2011 में किया था। फिर स्ट्रेंथ होगी आपकी, फिर लैंग्वेज होगी। देखिए यहाँ पे इसको भी ऐसे भी अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे इंग्लिश हो गया हमारा नेटिव है, स्पेनिश एडवांस डाल दिया, अरेबिक बिगिनर है भी हम, ठीक है। एक और देख सकते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये आपका हो गया क्या, हेडर हो गया। ये आप हेडर में उन्होंने नाम डाला, सिर्फ नाम डाला, और यहाँ पे उन्होंने क्या डाला, समरी डाल रखा है। फिर यहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया था वो यहाँ पे डाल दिया। तो मतलब कुल मिला के हेडर में उन्होंने क्या किया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नेम और उन्होंने समरी डाल रखा है। ओके, फिर उसके बाद आएंगे आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, फिर उनकी स्किल देखने को मिलेगी, फिर सर्टिफिकेट आएगा, फिर एजुकेशन आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे लास्ट में आपका लैंग्वेज आ गया। तो इन्होंने देखा ना, आपने कहीं फादर का नाम, मैं सिंगल हूँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या, उन्होंने डाला क्या, नहीं डाला ना, सब इतना ही लिखना होता है, ठीक, क्योंकि आप रिज्यूमे बना रहे हो। इसमें देखो आप, ये आपका हेडर सेक्शन है। इन्होंने क्या कि हेडर में आपका समरी हो गया, नाम हो गया, ये जब पोस्ट हो गया, और इनकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, फिर वर्क एक्सपीरियंस है इधर, स्किल, प्रोजेक्ट क्या है, इन्होंने लैंग्वेज क्या लिखा है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक। ऐसे आप सिंपल सा रिज्यूमे बना सकते हो अपने लिए भी,
और एग्जाम में आपको ऐसे यहाँ पे लिख के आने हैं चीज़ें क्या क्या है वो आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं यहाँ पे रिज्यूमे के साइलेंट फीचर्स क्या क्या क्यों यूज किए जाते हैं रिज्यूमे में, तो ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पे बनाते समय क्या क्या आपको ध्यान देना है, रिज्यूमे राइटिंग की बात किया गया तो आपको क्या क्या ध्यान देना है। पहले आप देखिए जो आप वहाँ पे चीज़ें डाल रहे हो, जो चीज़ वहाँ पे लिख रहे हो वो अपना यूनिक, जो देखिए यहाँ पे इंश्योर योर रिज्यूमे इज यूनिक एंड रिफ्लेक्ट योर ट्रू प्रोफाइल। ठीक है, जो आपके अंदर रियल में है, जो आप कर सकते हो वही वहाँ पे डालो, जो आपके पास अचीवमेंट है वही डालो वहाँ पे। ठीक है, और ज़्यादा चीज़ मत डालो। जो आपकी पर्सनालिटी है उसको शोकेस करो, या फिर रिज्यूमे जो आपको लिखते हो ना आप पर्सनालिटी को शो करती है। आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका करियर गोल क्या है और आपका एस्पायरेशन क्या है, क्यों आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो। टेलर टू ए जॉब, मतलब कि जब आप रिज्यूमे लिख रहे हो तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन वहाँ पे डालिएगा। फोकस ऑन द क्वालिफिकेशन दैट मैच द जॉब। उसके बाद आपका इंक्लूड कॉन्टैक्ट इन्फो यदि जरूरी हो तो, ठीक है, जैसे आप बोल रहे वो चीज़ आपको होती है। लिस्ट वर्क एक्सपीरियंस आपको लिखना होता है, फिर आपका जो अचीवमेंट है वो आप लिखते हो वहाँ पे। ये सारे फीचर, ये चीज़ आपको इंक्लूड करने हैं। आपको अवार्ड कोई मिला है तो उसको यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है, कोई रेफरेंस है तो वो करिएगा। और अटैच कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ये स्टूडेंट गलती करते हैं, कवर लेटर लिखना नहीं पता होता। साथियों मैं यहाँ पे से पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ कवर लेटर क्या होता है। जैसे आपके पास कहीं से आप जॉब पोस्ट पढ़े, उन्होंने लिखा कि मेल रिप्लाई और मेल योर रिज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी। ठीक है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ अपना नाम लिखे और उस ईमेल आईडी को अटैच कर दिए। कभी ऐसा नहीं होता है। अब आप क्या करोगे, उसके बारे में जो आपने जॉब पोस्ट लिखा, मेल लिखने पहले आप सब्जेक्ट बॉडी सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, मेल में। उसके बाद आप बॉडी लिखते हो। बॉडी में क्या होता है, आपको एक कवर लेटर लिखना होता है। तो उसमें क्या करते हो, आप पहले ये देखते हो कि आपने कहाँ से जॉब वैकेंसी पढ़ी थी, उसको थोड़ा हाईलाइट करोगे। सर आपने ये किया था, आई सा योर जॉब पोस्ट ऑन लिंक्डइन एंड रिक्रूटिंग दिस फॉर दिस पोजीशन, वो लिखते हो। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा अपना परिचय देते हो, इंट्रो देते हो। उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को इंट्रो करवाते हो कि मैं ये हूँ, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, और मैं इस जॉब के लिए आपके पास फिट बैठता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपना रिज्यूमे अटैच किया हूँ। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी या फर्दर डिस्कशन लेट अस हैव अ कॉल। तो इस प्रकार थोड़ा सा कवर लेटर यहाँ पे लिखना होता है। ठीक, तो कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे रिज्यूमे राइटिंग में आपको यहाँ पे इंक्लूड करने होते हैं। देखिए साथियों, यदि आप इतना तक आ गए हो तो यदि आपको कोई सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने हो तो आप सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हो। जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हो गया, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये सारा फर्स्ट ईयर है, आपने पढ़ पाओगे। पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स। अभी ये सारी चीज़ हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आप जाइएगा। आप 200 का डिस्काउंट होगा आपका पास। फेज 2 जो आपका कूपन कोड है वो अप्लाई करिएगा, फेज आपका 2 अप्लाई करिएगा वहाँ पे, तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जाके इनरोल कर सकते हो। अभी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। चलिए अब चलते हैं, रिज्यूमे की बात होगी, अब इंटरव्यू के बारे में चलते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा क्योंकि लेक्चर ही ऐसा मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब साथ यहाँ हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू क्या होता है, आप कहीं डरे होंगे या कभी कभी आपने दिया होगा। तो इंटरव्यू क्या होता है, सिंपली दो लोगों के बीच के क्या होती है, वार्तालाप होती है, कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे किसी एक पर्सन के माइंड को या फिर उसके स्पेसिफिक गोल को जज किया जाता है, उसको थोड़ा सा समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थे स्पेसिफिक गोल एंड माइंड, मतलब कि जब दो लोग बात करते हैं तो उनका कोई एक गोल होता है, उसके बारे में वो क्या करते हैं, बात करते हैं। आजकल पॉडकास्ट सुनते हो, वहाँ पे उनका एक स्पेसिफिक गोल होता है कि हमको ये चीज़, वो भी एक एज ए इंटरव्यू होता है। कभी आप पॉलिटिकल इंटरव्यू देखते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई गोल होता है जिसको लेकर के, जिसको टॉपिक लेकर के वो बात कर रहे होते हैं। सेम चीज़ ऐसा होता है इंटरव्यू में भी होता है कि आप एज ए इंटरव्यू भी आपको माइंड में चल रहा होगा, सिर्फ आपको चल रहा है जॉब रिलेटेड, तो जॉब रिलेटेड ही एग्जाम्पल ले लो। तो वहाँ पर क्या होता है, जो पर्सन एक्चुअली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछता है वो होता है आपका इंटरव्यूअर। ठीक है, जो आपका इंटरव्यू लेता है, जो आपके पास कई सारे क्वेश्चन पूछता है, और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटरव्यू भी कहलाता है। जो क्वेश्चन पूछता है वो इंटरव्यूअर होता है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट है, वो होता है आपका इंटरव्यूअर। अब इसमें क्या होता है साथियों कि ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे इसका पर्पज कन्वर्जेशन क्या है, वो इंटरव्यू की स्किल को, नॉलेज को, उसकी सुटेबिलिटी को जॉब के लिए, उसके कॉलेज एडमिशन या फिर प्रमोशन विद द कंपनी के लिए उसको जज करना होता है। उसका पर्पज ये होता है कि उसके बारे में जान पाए। तो ध्यान जी, फिर मैं बताया आपका इंटरव्यू कौन है, जो कोई आंसर दे रहा है। ठीक है, जो आंसर देता है वो आपका इंटरव्यूअर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप। द टिपिकली कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द जॉब, एडमिशन और प्रमोशन के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, उनका गोल ये होता है कि किसी तरीके से वो जॉब पा लें या आंसर को क्लियरली बेस्ट तरीके से वो डिफाइन कर पाए। इंटरव्यूअर क्या होता है, इंटरव्यू जो जॉब दे रहा होता है या फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ठीक है, तो वो आपका इंटरव्यूअर होता है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करें। ठीक है, इंटरव्यू
उसके क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जज करते हैं, उसकी सूटेबिलिटी चेक करते हैं, सेलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। फिर उसके बाद इसको एसेस करना होता है, फिर वो भी एसेस करते हैं कि ये इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फिट है कि नहीं फिट है, वो इंटरव्यूअर का वहाँ पे डिसीजन होता है। जो आप सिंपल चीज़ें थी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरव्यू का, ध्यान दीजिएगा। मेन चीज़ होता है कि जो स्टूडेंट है उनकी जो स्किल है उसको असेस करना, मतलब कि उसको समझना, उसकी जज करना, और उसकी कॉम्पिटेंसी मतलब कि उसकी एक देखिए स्किल अलग होती है जो आपको आती है। कॉम्पिटेंसी मतलब कि आप किसी गंभीर सिचुएशन में आप उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को कैसे हैंडल कर पाते हो, आपकी कॉम्पिटेंसी कहलाती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, आपके पास कंडीशन है, तो आप उस टाइम पे आपका बिहेवियर, आपकी स्किल कैसे आप वर्क करके उससे ओवरकम कर सकते हो, वो आती है आपकी कॉम्पिटेंसी में। तो क्या है, आपका गोल होता है क्या कि स्किल को असेस करना और आपकी कॉम्पिटेंसी को असेस करना। फिर वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी एटीट्यूड क्या है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, उसको समझा जाता है कि पर्सनालिटी क्या आप उस जॉब रोल के लिए फिट पाओगे नहीं पाओगे, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसको क्लियरिफाई किया जाता है। वहाँ पे सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आपके जो करियर गोल्स है और आपका मोटिवेशन क्या चीज़ मोटिवेट करती है आपको जॉब करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं सर हमको पैसे चाहिए इसलिए जॉब कर रहा हूँ, भाई नहीं, ऐसा नहीं होता ना। कुछ कंपनियाँ कुछ और भी चाहती हैं। पैसा तो आपको जानते हो, पैसा हमको देना ही देना, आपको चाहते हो कि जॉब करूँ मुझे पैसा तो मिलेगा, बट क्यों, आप क्यों मोटिवेशन हो रहे हो, आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो। कोई अदर स्टूडेंट है, अदर कैंडिडेट है, वो कहता है सर मुझे पैसा नहीं, मैं पसंद करता हूँ, मैं इस काम को करने से बोरियत नहीं फील होती, मुझे एक एनर्जी मिलती है, उसका मोटिवेशन अलग है। तो उसको कैंडिडेट हायर कर लेगा, एप्लीकेशन इंटरव्यूअर उसको हायर कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, आपको नहीं करेगा, क्योंकि मोटिवेशन आपका डिफरेंट है। और आपका गोल क्या है, यदि आपका गोल उस जॉब रिलेटेड और कंपनी के गोल से फिट होता है तो आप जरूर सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उसको असेस किया जाता है कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, किसी पर्टिकुलर रीजन को लेकर के, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के आप उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप उसका अप्रोच क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझना होता है। ठीक, थिंकिंग क्या होती है आपकी, इवेल्युएटिंग कम्युनिकेशन स्किल। जब आप इतनी बातें कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको उसको पता चल जाती है कि आपके बोलने का तरीका क्या है, आप हाइपर हो, हाइपर किसी कंडीशन में हो जाते हो, गुस्सा होते नहीं होते हो, आपका एक्सप्रेशन कैसा रहता है, पर्सनालिटी, सारी चीज़ इस मतलब ये कभी कभी आपका 10 to 15 मिनट का कन्वर्जेशन होता है। साथ साथ बात ये होती है कि आप इसमें फेस टू फेस होते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाती हैं। कई बार हम लोग भी लेते हैं तो सारी चीज़ आपको दिखने लगती है कि क्या चीज़ है। किस किस टाइप के इंटरव्यूअर होते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूअर। इसमें क्या होता है कि पहले से क्वेश्चन डिफाइंड होते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस कैंडिडेट से। देखिए यहाँ पे ए फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन आर टू स्पेसिफिक ऑर्डर टू इवैल्यूएट ऑल कैंडिडेट्स कंसिस्टेंटली। मतलब कि एक पहले से क्वेश्चन डिफाइन होते हैं, उस क्वेश्चन को आप पूछा जाता है, आपका पैटर्न देखा जाता है, आप कैसे आंसर दे रहे हो, आप क्या आंसर दे रहे हो ये भी देखा जाता है। तो एक पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। दूसरा होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें आप जैसे आप बात कर रहे हैं तो आप जो बात करें उन्हीं से क्वेश्चन उठ जाएगा। जो आपने बोला कि मैंने यहाँ पे बीटेक किया कंप्यूटर साइंस, तो हम बोलेंगे अच्छा कंप्यूटर साइंस में ये टॉपिक पढ़े हो, बोलोगे हाँ, अच्छा तो इसमें से क्या ये चीज़ बताओ आपको। तो ऐसे अंडर रैंडम क्वेश्चन वहाँ पे उठने लगते हैं, तो आपको होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक, ये चीज़ आपको आता है। तो यहाँ पे जज किया जाता है कि आप एक कैंडिडेट क्या है को तुरंत कैसे जवाब दे पा रहा है, किसी क्वेश्चन को तुरंत कैसे हैंडल कर पा रहा है, ये चीज़ इसमें होता है। ठीक, अब आता है कि स्ट्रेस्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि ए हाई प्रेशर इंटरव्यू वेयर चैलेंजिंग एंड रैपिड फायर क्वेश्चन असेस टू कैंडिडेट एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। अब इस टाइप में क्या होता है कि एक रैपिड फायर क्वेश्चन होता है, मतलब जल्दी जल्दी आपको टाइम देगा, आपको सिर्फ 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन बोला, आपको 1 वर्ड आंसर होगा, 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन देना है। ठीक है, तो यहाँ बोला जाएगा हाई प्रेशर, यहाँ पे आपको प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आपको 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। और हो सकता है उसी टाइम पे आपको 3 से 4 लोग बैठे हो इंटरव्यू के लिए उस टाइम पे, तो आपको सबको देखना हो, सबको हैंडल करते हो आपको देना हो, तो आपको होता है यहाँ पे स्ट्रेस इंटरव्यू, कि वहाँ पे सिर्फ एसेस किया जाता है कि आप किसी स्ट्रेस कंडीशन को कैसे आप हैंडल करते हो। 1-to-1 इंटरव्यू, इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू भी होता है, एक कैंडिडेट होता है, एक इंटरव्यू लेने वाला होता है, एक इंटरव्यू देने वाला होता है। तो यहाँ पे एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि वहाँ पे कई सारे लोग को एक साथ वहाँ पे जनरल ग्रुप डिस्कशन होता है कि यहाँ देखिए डिस्कशन एमंग मल्टीपल कैंडिडेट्स ऑन अ गिवन टॉपिक टू असेस द कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल। तो जीडी आप जानते हो, पहले जीडी कर लिया जाता है ताकि उसमें से कई लोग छिड़ जाते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है, अधिकतर यह होता है। बाकी ऐसा कोई खास फिक्स नहीं है कि पहले आपका जीडी होगा फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक, तो जीडी भी एक इंटरव्यू का टाइप है, एक सिलेक्शन का प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि एक मास, जैसे आपका कई सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे कैंडिडेट हैं, तो उनके मल्टीपल कैंडिडेट के बीच में हमको कम्युनिकेशन वहाँ पे चेक करना है, उनकी लीडरशिप चेक करनी है, उनका टीम वर्क स्किल देखना है, तो वहाँ पे हम जीडी करते हैं। कई बार आपने नाम सुना भी होगा। एक होता है आपका पैनल इंटरव्यू। यहाँ पे क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा
एक सिंगल कैंडिडेट इज इंटरव्यूड बाय मल्टीपल इंटरव्यूअर्स फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट टू गेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव। जैसे आपका मैनेजर पोस्ट के लिए, मैनेजिंग पोस्ट के लिए, जैसे आपको मैनेजर पोस्ट के लिए आप चुना जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होंगे, कई सेट ऑफ आप डिपार्टमेंट हेड बैठे होंगे वहाँ पे, अलग अलग डिपार्टमेंट से अपने लोग एक्सपर्ट होंगे। तो हम क्या होगा, अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से अपने क्वेश्चन पूछेंगे। आप उसमें यदि एक्सेस सिलेक्ट होते हो, उसको अच्छी तरह से आप एक्सेस डिफेंस कर लेते हो, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैनल इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू लेने वाले ज़्यादा होते हैं और देने वाले सिर्फ एक कैंडिडेट होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू, जो आप कोड भी जानते हो कि आप पहले स्क्रीनिंग हो जाती है, भाई हाँ आप इंटरेस्टेड हो, मतलब कई सारे ऐसे होते हैं, जैसे आप दूर हो तो वहाँ पे आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है, ओवर द फोन होता है, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन होती है और सिर्फ बेसिक नॉलेज आपका जज किया जाता है और ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं होती है। वीडियो इंटरव्यू होती है, मतलब कि यहाँ पे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, जैसे आपका जूम कॉल हो गया, गूगल मीट हो गया, अदर प्लेटफॉर्म है, वीडियो कॉल करके आपका वहाँ पे वीडियो इंटरव्यू ले लिया जाता है। मतलब कि सेम चीज़ ये होती है कि जब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका सिर्फ यहाँ पे वॉइस टोन, आपका थोड़ा सा बात करने का तरीका पता चल जाएगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा। बट जब आपका वीडियो ऑन होता है ना, तो आपका एक्सप्रेशन, आपका चीज़ें, तरीका, कैसे आप फेशियल एक्सप्रेशन, आईज, आपके नोज, आपके हैंड कैसे मूव कर रहे हैं, क्या आपका बात हो रही है, आपकी पर्सनालिटी क्या, कॉन्फिडेंस क्या उस टाइप उस जॉब को लेकर के, वो सारी चीज़ आपकी यहाँ पे पता हो जाती है। ठीक, ये होता है आपका इंटरव्यू। तो साथियों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, इंटरव्यू टिप्स के बारे में, जो आपको ध्यान देने हैं जब भी आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला चीज़ तो है लर्न अबाउट द कंपनी। जिस जॉब के लिए, जिस आप कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उस कंपनी को देखो, उसका प्रोडक्शन क्या है, किस फील्ड में काम करती है, उसका सर्विस क्या है, उसके मैनेजर क्या है, उसके टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हेड हैं, वो चीज़ आपको ध्यान देनी। कभी कंपनी पूछ लेती है, कभी ये पूछ लेती है कि मैनेजर कौन है, मैं कंपनी का ओनर कौन है। ठीक है, इंटरव्यूअर पूछ लिया, आप तो कंपनी के बारे में देख के नहीं गए हो, तब दिक्कत हो जाती है। आपका जॉब रोल क्या है, मतलब कि आपका जो जॉब पोस्ट है वो पढ़ के जाओ, आप वहाँ पे क्या करने वाले हो, वहाँ क्लियरली डिफाइन होता है जॉब पोस्ट में कि आपको क्या क्या टास्क देने करने हो सकते हैं इन द जॉब फॉर पार्टिकुलर द पोस्ट। तो आप ध्यान दीजिएगा, अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब जो आपका टेक्निकल स्किल है, उसमें थोड़ा सा आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए कि मतलब कि आपका जो एकेडमिक फील्ड है उसको भी स्ट्रॉन्ग करके जाइए, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और बोला गया अराइव ऑन टाइम, टाइम से पहुँचो। ठीक है, जैसे आपका 10-15 का टाइम है, तो आप वहाँ पे 10-10 मत पहुँचो। ठीक है, कोशिश करो आप 10 पे वहाँ पे बैठ जाओ, 10 पे आप ऑफिस के अंदर हो जाओ, क्योंकि जब आपको कॉल किया जाए, जब आपको बुलाया जाए, तो वहाँ पे तुरंत हाजिर हो जाओ। अब इसमें 15 मिनट पहले या फिर 30 मिनट पहले बैठने से पहले क्या होगा, आप जो वहाँ पे काम डाउन हो जाओगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आप तुरंत हल्दबाजी में नहीं रहोगे, जल्दबाजी में नहीं रहोगे, तो सारी चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पे अटेंशन, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर अटेंशन दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हो, आप कुछ और जवाब दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। अटेंशन, ध्यानपूर्वक सुनना है, आपकी जो लिसनिंग स्किल उसको आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके लिए स्पीक क्लियरली, जब आप बात कर रहे हो तो आपके वर्ड जो हैं वो पर्टिकुलरली क्लियरली वहाँ पे आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। वो ऐसा ना हो कि आप बोल तो रहे हैं बट कुछ आपकी लिपसिंग है या आर्टिकुलेट सही से नहीं हो पा रहे, तो अलग चीज़ें आ जाएँ, ये चीज़ नहीं है। यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब कि अंदर एक एनर्जी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हाँ सर जी बताइए, नहीं ना, कुछ अलग चल रहा भाई, तो नहीं ऐसे वो बना लिया, नहीं मज़ा नहीं आ रहा सर, होता है कुछ नहीं पता, ये सारी चीज़ नहीं, अंदर से एक एनर्जी आनी चाहिए साथियों। ठीक है, ध्यान देना है। मेक आई कंटेक्ट, जो इंटरव्यू दे रहा है थोड़ा सा आई कंटेक्ट बनाइए, उसको घूरना नहीं है। आई कंटेक्ट अलग चीज़ होता है, उसको घूरना अलग चीज़ होता है। तो आप आई कंटेक्ट थोड़ा बनाइए, स्माइल करिए फेस पे, आई कंटेक्ट बन जाएगा। ठीक है, बी कंसाइज, आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका छोटा से छोटा जवाब देने की कोशिश करिए, ज़्यादा लंबा मत खींचिए। ठीक है, अब ज़्यादा आप कहीं हानि होंगी, आपको नुकसान होगा यदि आप ज़्यादा लंबा खींचोगे, तो आप क्वेश्चन और अड़ाई हो सकता है। बट यहाँ बी कंसाइज मतलब ये है साथियों कि कम से कम वर्ड में आप आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि आपने 7C ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था, वहाँ कंसाइज मतलब क्या है कि हमारा क्या हो, कंप्लीट हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट हो जाए बट वर्ड कम से कम हो। हाईलाइट योर स्ट्रेंथ, जब आप पूछा जाए तो अपने स्ट्रेंथ को हाईलाइट करो कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ये है, वहाँ पॉजिटिव रहना चाहिए। और जब आपका हो जाए इंटरव्यूअर, तो आप उसको थैंक यू करना मत भूलिएगा इंटरव्यूअर को, जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो। तो थोड़ा टिप्स हैं जो आपके एग्जाम में लिखने को आ सकते हैं, या फिर ये बोला इसको ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि किसी इंटरव्यू को बेहतर कैसे बनाएं। ठीक है, तो उसके बारे में आप ये सारी चीज़ लिख सकते हो। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका अलग हो सकता है, तो आपको बट ये टिप्स आपको वहाँ पे ध्यान देने लिखने हैं। और बोला गया कॉमन रीजन फॉर इंटरव्यू फेलियर, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपने तैयारी नहीं किया, लैक ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है, आपने जॉब रोल को अच्छी तरह से समझा नहीं, आप चले गए इंटरव्यू देने, वहाँ पे आप रिजेक्ट हो सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे वीक थी, जैसे मैंने बोला, आप सही से सुन नहीं पाए, सही से आप आंसर नहीं दे पाए, लेट पहुँच रहे हो आप, बॉडी लैंग्वेज आपकी निगेटिव है, आपने सही से आंसर नहीं दिया। ठीक है, आपने वीकनेस पे फोकस कर दिया स्ट्रेंथ के बजाय,
आपने वहाँ पे इंटरेस्ट आपका नहीं था, आपने वहाँ पे मोटिवेशन या फिर इंटरेस्ट आपका कमी था, या फिर आपने क्या किया, फॉरगेटिंग टू आस्क द क्वेश्चन, आपने कोई क्वेश्चन पूछना था, आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, मतलब कि अब आप उन्होंने आंसर क्वेश्चन उन्होंने पूछा बट आपको समझ में नहीं है तो आपने उसको क्वेश्चन फिर से पूछा नहीं, ठीक है, और कुछ अलग अलग जवाब दे दिया उसका, तो वो भी आपने क्लियरली डिफाइन नहीं किया अपने आप को, तो भी आपको ध्यान देना वहाँ पे। फॉलिंग टू फॉलो अप विद द थैंक यू नोट, मतलब कि आपने वहाँ फेल हो गए, सॉरी फेलिंग, और लास्ट में थैंक यू, एक थैंक यू नहीं बोला उन्होंने उसको थैंक्स नहीं बोले, तो हम कहते हैं नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाता है कि बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, आपका एटीट्यूड कुछ अलग दिख जाता है वहाँ पे, तो ये रीजन होते हैं इंटरव्यू में फेल होने के लिए। अब यहाँ पे आता है कि इफेक्टिव प्रोफाइलिंग इन टेक्निकल कम्युनिकेशन, क्या क्या प्रोफाइलिंग है, मतलब यहाँ समझिएगा ये प्रोफाइलिंग क्या है, टेक्निकल कम्युनिकेशन बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए आपका रिसीवर जो में खत्म हो गया, आपका इंटरव्यू पोर्सन खत्म हो गया, अब यहाँ पर टेक्निकल कम्युनिकेशन है, मतलब कि आपको लिखने का तरीका वहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इफेक्टिव प्रोफाइल क्या होता है, कि ये होता है कि आपने ऑडियंस को समझना, जिनको आप मैसेज शेयर करने वाले हो, ठीक है, उनके नीड्स के, उनके एक्सपेक्टेशन को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, ऑडियंस को बेहतर तरीके से समझना ही आपका कहलाता है वहाँ पे इफेक्टिव प्रोफाइल। मतलब कि अपने ऑडियंस का एज, मतलब क्या है कि उसको अलग तरीके से उनके गोल को डिफाइन करना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे ये अभी मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, बट आपके यदि मैं अभी आपको रेगुलर जो क्लासेस हैं उसके साथ पढ़ाऊंगा तो लेक्चर और लेंदी होता चला जाएगा, फिर मैं अपने ऑडियंस को समझ नहीं पाऊंगा। सेम चीज इसलिए यहाँ पे वन शॉट लाएगा ताकि आपको कम से कम टाइम में आपको पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट हेल्प्स दैट इंश्योर टेक्निकल डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन आर क्लियर, रिलेवेंट एंड इजीली अंडरस्टूड। अब जब आप अपने ऑडियंस को समझ पाओगे ना, तो अपने डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट जो आप वहाँ प्रेजेंट करने वाले हो उसके अच्छे तरीके से उसको क्लियरली आप वहाँ पे मॉडिफाई कर पाओगे, और ये भी समझ पाओगे क्या क्या वर्ड बोलने ताकि उनको समझ पाए। एक टीचर क्या करता है, एक टीचर यही करता है ना कि क्लास में जाने से पहले वो समझ जाता है कि हमारे स्टूडेंट का लेवल क्या हो, किस लेवल पे समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करता है, उस लेवल से अपने क्वेश्चन को, अपने एग्जाम्पल को, अपने कॉन्सेप्ट को फ्रेम करता है, तब जाकर वो पढ़ा पाता है अच्छे से। ठीक, यहाँ पे कुछ की शिफ्ट है, मतलब कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं जो आप इफेक्टिव प्रोफाइलिंग करें टेक्निकल कम्युनिकेशन में। तो पहले आपका ऑडियंस एनालिसिस होता है, मतलब कि वहाँ पे अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, मतलब कि नो हु विल बी रीडिंग, मतलब कि आपके जो टेक्निकल कंटेंट है, जो आपका रिपोर्ट्स है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, उसको कौन सुनने वाला है, क्या वो एक्सपर्ट हैं या बिगिनर हैं या मैनेजर हैं या फिर एंड यूजर हैं। उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को आप क्या करोगे, कंसाइज करोगे, उनके बैकग्राउंड को समझो कि वो कुछ इस टेक्निकल डिपार्टमेंट को समझते हैं नहीं। जैसे आप स्टूडेंट हो सिविल का, ठीक है, सिविल को आपको सिविल का प्रेजेंटेशन देना है, बट जो ब्रांच है वो आपका CS और IT है, ठीक है, CS IT है। अब वहाँ पर उनको ड्राइंग समझाने चले गए, ठीक है, या कोई आप सिविल स्ट्रक्चर, कोई आपका स्टील स्ट्रक्चर उसको समझाने चले गए। हो सकता है काम, मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना था, कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई इशू थी, उनको सर जाके मिल रहे हो बट वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, आप अपने सिविल वाले पोर्शन को उनके लैंग्वेज में आप थोड़ा सा आप आसान करके समझाओगे, मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो आप चीज़ आपकी हेल्प जरूर कर देंगे। लेकिन आपके ऑडियंस क्या है, CS IT वाले हैं, आप वहाँ प्रेजेंटेशन हो, अपने आइडिया कुछ ऐसा प्रेजेंट करो ताकि आपके आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो उसे ही बोला गया, उनका नॉलेज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, क्या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से फेमिलियर है कि नहीं है, उनका बैकग्राउंड समझना, तो उनकी नीड्स को समझना। अब क्या वो इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हो, या फिर जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, क्या वो उनके पास सच में वो प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसको आप वहाँ पे समझना है। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्या बोला गया, अपने गोल को डिफाइन करिए कि गोल क्या है, आपको इन्फॉर्म करना है या फिर उनको आपको दिशा निर्देश देना है, या आपको उनको फॉलोअप करना है, या फिर आपको रिपोर्ट से प्रेजेंट करना है, वो चीज़ ध्यान देना चाहिए। अपना तो गोल हो गया, साथ में आपका जो ऑडियंस का पर्पज है वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो फोकस योर कंटेंट टू मैच द ऑडियंस पर्पज, कि आपको वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें बतानी है, या जो ऑडियंस आ रही है वो क्या सुनने के लिए आ रही है, उसको भी ध्यान देना है ताकि आप उनको उस हिसाब से मॉडिफाई कर पाओ अपने कंटेंट को। तो उसके बाद अगला है कंटेंट कस्टमाइजेशन। ये चीज़ क्या है साथियों, अपने प्रोफाइलिंग को, अपने जो ऑडियंस है उनको एनालाइज करने का, फिर आप जो प्रेजेंट करोगे उनको अच्छी तरह से आपको एक समराइज करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। कंटेंट कस्टमाइजेशन, अब इसमें क्या करोगे, ऑडियंस को आपने समझ लिया, आपने उनका पर्पस समझ लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने कंटेंट को अच्छी तरह से कस्टमाइज कर पाओगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज और टोन को ध्यान दे पाओगे जो उनके लिए, जो ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट हो। देखिए सिंपल लैंग्वेज आप यूज करोगे, नॉन टेक्निकल यूजर्स हैं उनके टेक्निकल जार्गन फॉर एक्सपर्ट। जैसे सिंपल लैंग्वेज क्या है, जैसे कोई नॉन टेक्निकल वाला बंदा है तो उसके लिए आप सिंपल वर्ड यूज करोगे, कहीं एक्सपर्ट है तो उसके लिए आप टेक्निकल वर्ड यूज करोगे, ध्यान देना होगा आपको। फोकस ऑन रेलेवेंट डिटेल दैट एड्रेस द ऑडियंस स्पेसिफिक नीड्स और प्रॉब्लम, मतलब कि आपका जो ऑडियंस के लिए क्या नीड्स है, क्या प्रॉब्लम, उसके लिए आप वहाँ पर उनको एड्रेस करोगे, एग्जांपल दोगे, डायग्राम दोगे, वहाँ पे ऑडियो विजुअल दिखाओगे ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाए। फॉर्मेट और स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे आप अच्छी तरह समझ पाओगे कि हमारा ऑडियंस पढ़ने वाला है या सुनने वाला है या फिर उसको वीडियो देखेगा,
तो इस साथ क्या करोगे, यदि पढ़ने वाला है तो आप पेपर लिखोगे, यदि वो सुनने वाला है तो आप पॉडकास्ट करोगे, यदि वो देखने और सुनने सब देखेगा सुनेगा दोनों सब कुछ करेगा तो क्या करेगा, सिंपली वो आपका क्या करेगा कि आप वीडियो बना के अपलोड कर दो। जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको देखना भी है, आपको सुनना भी है, तो मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो विजुअल यूज कर रहा हूँ, आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ। सेम चीज़ उसके हिसाब से अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर पाओगे। वहाँ पे आप क्लियर हेडिंग यूज करोगे, बुलेट पॉइंट्स यूज करोगे, अपने स्ट्रक्चर को लेआउट को अच्छी तरह से नेविगेट करो। जैसे मैं यहाँ देखिए आप हेडिंग बुलेट पॉइंट अंदर अंदर आप कॉन्टेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इंश्योर दैट कंटेंट क्या हो, आपका कंसाइज हो, ऑर्गेनाइज हो और ऑडियंस के लिए इसको आसान हो समझने के लिए। जैसे यदि मैं अभी आपको ये पीडीएफ दे दूँ तो आप हो सकता है मेरे टाइम से बेटर आप समझ पाओ, ठीक है। तो हाँ, आपको पीडीएफ मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, इसको पढ़िए समझिए, ठीक है। टेलीग्राम जाने के लिए आप बस अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, ठीक। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो आप डायरेक्ट मिल जाएगी। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर ही लीजिए, क्योंकि इतना देर यदि आपने वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्विक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से कोई लेक्चर मिस ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फीडबैक एंड अडॉप्शन। इसमें क्या होता है, अपने ऑडियंस से फीडबैक को कलेक्ट करिए ताकि आपका आगे वाला आपका जब आगे फिर आपको कुछ कम्युनिकेशन करना पड़े तो आपको बेटर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे फीडबैक को अडॉप्ट करोगे, फिर उसके साथ अपने आप को चेंज करोगे या फिर रिप्रेजेंटेशन को चेंज करोगे तो आपको बेटर बनेगा। ये चीज़ आपका यहाँ पे आता है। ये हो गया था साथियों आपका इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। अब साथियों बात करते हैं हम ग्रुप डिस्कशन की। ये इंटरव्यू के पहले वाला पार्ट होता है, बट ये भी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, तो यहाँ पे मेन चीज पहला बोला गया, ग्रुप डिस्कशन इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्सेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक इशू और प्रॉब्लम। मेन चीज क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक इश्यू, किसी टॉपिक या किसी प्रॉब्लम को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। मेन चीज़ ये होता है, ठीक। अलग अलग अपने एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, वो आपको डिस्कस करते हैं। कभी कभी अलग अलग पर्पज हो सकते हैं। क्या पर्पज होता है, हो सकता है आपके आइडियाज को चेंज करना हो, ठीक है, आइडिया को एक्सचेंज करना हो। मेरे पास सेम टॉपिक को लेकर कुछ अदर आइडिया है, किसी पास अदर आइडिया है, या फिर उसके लिए कोई ओपिनियन शेयर करना है, या फिर अलग अलग पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग आपका पर्सपेक्टिव देखना है कि इसका पर्सपेक्टिव और क्या हो सकते हैं। कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड है, कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, अलग अलग लोग होते हैं। तो उसके लिए आपका पर्सपेक्टिव भी चेक किया जा सकता है। अक्सर क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में लोग बैठे हैं, वो अपना अपना व्यू पॉइंट्स उसमें दिखाते हैं। व्यू पॉइंट क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वो दूसरों को सुनते हैं और उसके बाद अपने थॉट्स को बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक डायनेमिक इंटरेक्शन होता है जो हेल्प करता है ब्रिंग आउट वेरियस एंगल्स एंड इनसाइट रिलेटेड टू द टॉपिक, इंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं, आपको पता होता है, आपके गांव में बोला भी जाता हो या कहीं समाज बोला जाता है कि अलग लोगों से मिलोगे तो अलग अलग विचार आएंगे। तो हर एक इंडिविजुअल अलग अलग उसका सोचने का एंगल अलग है, अलग तरीका है। तो वहाँ पे आप क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग इंकरेज होगा, एक ही टॉपिक को लेकर के आपके अलग अलग आपके अंदर नॉलेज मिल जाएगी। This process is not just about the speaking but also about the listening, actively respecting diverse opinions and responding thoughtfully। तो यहाँ पे हम सिर्फ बोलते नहीं है, कभी कभी होता है ग्रुप डिस्कशन हमको बोलना है, हम सिर्फ वो टीवी वाला पॉलिटिकल वाला ग्रुप डिस्कशन जानते हैं जहाँ पे रिपोर्ट एंकर बोल रहा होता है, सब हा हुल्ला मच रहा होता है, वो नहीं होता है, ठीक है। वो बस एक कहें कि सबसे भद्दा इंटरव्यू, भद्दा ग्रुप डिस्कशन वो वाला होता है, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या होता है कि आपको सिर्फ सुनना नहीं, वहाँ पे आपको क्या होता है, आप देखिए अटेंटिवली, मतलब कि आप ध्यानपूर्वक आप उसको सुनते हो, फिर जो अलग अलग डाइवर्स ओपिनियन आ रहे हो उसको आप रिस्पेक्ट करते हो। ऐसा नहीं कि आप अफेंड नहीं होते हो, उसको आप एक्सेप्ट करते हो, उसको आप रिस्पेक्ट करते हो, फिर उसके साथ अपने थॉटफुल जो आपका थॉट है उसको आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है। द ओवरऑल गोल ऑफ द ग्रुप डिस्कशन इज कोलैबोरेटिवली एनालाइज द टॉपिक ऑफ बोर्ड एंड पर्सपेक्टिव एंड पोटेंशियली रीच टू द कंज्यूमर्स ऑफ वेल अराउंडेड कंक्लूजन। तो मेन चीज़ यहाँ पे होता है कि आप क्या करते हो, कोलैबोरेटिवली, मतलब कि एक समूह रूप से उस टॉपिक को एनालाइज करते हो, उसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेते हो कि क्या चीज़ हो सकता है, और उसके बाद आप इन कंक्लूजन पे पहुंचते हो। तो ये ग्रुप डिस्कशन का पर्पज होता है, वो मतलब कि एक ग्रुप डिस्कशन में ये चीज़ें होती हैं। अब पर्पज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अलग केस में अलग अलग उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे चीज़ होता है पहले आपके कम्युनिकेशन स्किल को असेस करना, ठीक है। यदि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से बात करें तो आपके कम्युनिकेशन को स्किल किया जाता है। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है और आपकी एनालिटिकल स्किल है वो एट द टाइम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में आपको पता चल जाता है। आपका टीम वर्क कैसा है, कोलैबोरेशन क्या है, वो पता चल जाता है। क्या आप दूसरों को बोलने दे रहे हो या सिर्फ अपना ही बोल रहे हो, किसी और को बदल, कोई और जो आपका टीम मेंबर है क्या उसको आप इनकरेज भी कर रहे हो बोलने के लिए, नहीं बोल रहे हो, वो चीज़ वहाँ पे आपको दिख जाता है। तो टेस्ट लीडरशिप एंड इनिशिएटिव, इनिशिएट कौन कर रहा है, उसके बाद उसका लीडरशिप वहाँ पे पता चलता है। अंतर आपको यही देखने को मिलता है।
कई लोग बोलते हैं जब जीडी होती है तो बोलते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे बोलना है, आप सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है ना। आप ये दिखाया जाता है कि आप इसके चक्कर में देखिए बोला जाता है कि सबसे पहले आपको जीडी हो तो सबसे पहले आप बोल दो आप सिलेक्शन आपका पक्का है। ऐसा नहीं होता है साथियों, ठीक है, ये बिल्कुल भ्रम है। कई बार कई स्टूडेंट पहले बोलते हैं और इतना सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता है उनको बाद में, क्योंकि वो सही चीज़ नहीं बोलते हैं ना। टॉपिक को समझो क्या टॉपिक है, यदि आप उसके लिए प्रिपेयर हो तभी बोलो, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि कभी कभी होता है कि फेवर में एक टॉपिक होता है, उसके फेवर में बोलना होता है, एक इन फेवर में बोलना होता है, ठीक है। अब क्या होता है साथियों, मेरा पार्टनर था, वो क्वेश्चन को समझा और उसको वो था फेवर में, उसको फेवर में बोलना था और बिना फेवर में बोल गया, तो क्या हो गया, बोला तो पहले, ठीक है, उसने इनिशिएट उसी ने किया, लेकिन वो क्या किया, गलत पार्टी से इनिशिएट कर दिया, तो क्या उसका सिलेक्शन हट गया, खत्म हो गया। तो वो चीज़ हो जाता है। यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझना, उसको डिस्कशन मेकिंग स्किल समझ जाना, वो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। इससे भी पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो टॉपिक दिए जाते हैं जीडी में डिफरेंट टाइप के दिए जाते हैं, तो उससे आपकी अवेयरनेस, आपकी जनरल नॉलेज पता चल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस पता चल जाता है, आप कितने ओपन माइंडेड हो, आप किसी टॉपिक कितना टॉलरेट कर पाते हो। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोई एक ऐसी पार्टी होती है जो आपके अगेंस्ट में बोल रही होती है, ठीक है। देखिए साथियों, एक ह्यूमन नेचर है कि यदि आपका कोई तारीफ करे तो आप उसको बड़े अच्छे से सुनोगे, बट आप यदि कोई आलोचना करें आप उसको नहीं सुनेगा, उसके ऊपर झल्लिया आ जाओगे, उसके ऊपर आप गुस्सा हो जाओगे। तो वो क्या करना होता है, वो टॉलरेट करना है। यदि आप उसको टॉलरेट करो तो वहाँ पे आपकी टॉलरेंस पावर पता चल जाती है, और आप कितना ओपन माइंडनेस हो, दूसरे को सुनने के लिए कितना ओपन हो, वो चीज़ पता चल जाता है, ठीक है। उसकी आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी हो जाती है, आप किस हिसाब से आपकी ओरिजिनलिटी, मतलब कि आप किस प्रकार से चीज़ों को ओरिजिन क्या है, आपका थॉट पॉइंट ऑफ थॉट क्या हो, तो वहाँ पे समझ में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ जीडी से मिल जाती हैं। ये जीडी कराने का, ग्रुप डिस्कशन कराने का, ये सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव होती है जो इंटरव्यूअर करवाते हैं या फिर किसी कंपनी में होता है डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। अचानक सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तभी वहाँ पे कई लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, पैनल बैठ जाता है, उस पर डिस्कस करता है, ये भी चीज़ें आती हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वही सारी चीज़ फिर से आएगी। यहाँ पे आपको असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, लीडरशिप क्वालिटी, नॉलेज एंड अवेयरनेस, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। उसे एक दूसरा रूप है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ जीडी। तो ये भी पूछा सकता है या फिर बोला जा सकता है कि ग्रुप डिस्कशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब जीडी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बात कर लो। तो जब जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप उसको पहले से एडवांस कर लो, मतलब कि ये टॉपिक आपको पता है, कभी होता है टॉपिक नहीं पता होता तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, बट यदि आपको टॉपिक पता है तो उसके लिए आप पहले से एडवांस में प्रिपेयर हो लो। अब ऐसा नहीं टॉपिक के बारे में प्रिपेयर होना, आप अपने मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को लेकर प्रिपेयर कर सकते हो, आप ये पता कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे बैठ करके ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, चीज़ें करनी है, ठीक है। अपने ग्रूमिंग को ध्यान से दे सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को, वहाँ बैठे हो तो उसके लिए एडवांस में प्रिपेयर होता है। ध्यानपूर्वक सुनना है, अब क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना है, आपको डिस्कशन स्टार्ट करना है यदि ज़रूरत हो तब, यदि नहीं ज़रूरत है तो आप चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ बोलना चाहिए तो आप डिस्कशन को स्टार्ट करो, अपनी बातों को बोलो, और ऐसा बोलना है कि दूसरे को रिस्पेक्टफुली बोलना है, दूसरी की आलोचना करते हुए नहीं बोलना है, ठीक है। यदि कभी कभी क्या होता है, पार्टी बोल रही दूसरी पार्टी इन फेवर में, बोलो पहले बोलोगे थैंक यू सर, आई एग्रीड योर ओपिनियन, बट दिस इज द इश्यू वी आर फेसिंग एंड दिस इज द सोल्यूशन, आई थिंक इट मे बी बेटर इफ वी कैन डू द सेम थिंग बाय दिस अप्रोच। मतलब पहले आपने उसको थैंक यू बोला, फिर उसमें थोड़ा सा आपने एग्री भी हुए, बट बीच में क्या चीज़ें आई वो भी आपने उसको प्रेजेंट किया। अगर हम इस अप्रोच से करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कैसे वाहियात बातें करो, भाई ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना होता है, वो रिस्पेक्ट वहाँ पे खो जाती है। वहाँ पे आपको आई कंटेंट मेंटेन करना है, आपको बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव करना होता है, ठीक है। आपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करो विथ फैक्ट एंड एग्जाम्पल, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि सेम चीज़ इन्होंने इस कंपनी ने किया था इस रीजन के लिए, बट वो यहाँ पे फेल हो गए। यदि आप इन फेवर में बोल रहे हो, फेवर में हो, पक्ष में हो, तो ये बोल सकते हो कि उन्होंने ऐसा अप्रोच किया और सक्सेस भी है, तो हमको कुछ उसी से रिलेटेड कुछ ऐसा ही सिमिलर हमको अप्रोच करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे सकते हो। और यहाँ पे देखिए इनकरेज अदर्स टू स्पीक्स, ऐसा नहीं कि आपके ग्रुप में 20 लोग हैं, सिर्फ आप 2 लोग के बीच में बात छुड़ गई और बगल वाला कोई बोल ही नहीं पा रहा, तो उनको भी बोलो ना भाई, आप बोलो, बी कंसाइज, मतलब कि कम से कम बोलना है, कम से कम वर्डों में अपनी बात को लिख देना है। वहाँ पे प्रेशर के अंदर भी, जैसे मान लो वहाँ पे अलग दूसरी पार्टी होती है, मैं बहुत देखा हूँ, जीडी करवाया भी हूँ, तो दूसरी पार्टी क्या होती है, पार्टी में बहस उछड़ जाती है, वहाँ पे प्रेशर झेलने की क्षमता नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में ना उस पूरे जीडी में कोई भी वहाँ पे सिलेक्शन नहीं किया गया, ऐसा जीडी होता है जब तो कोई भी सिलेक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहस कर लिया, पूरा जीडी के जो जितने भी लोग बैठे होते 20 के 20 वो सिलेक्ट ही नहीं किया जाता, ठीक। मैंने बात किया था वहाँ एसएसबी के इंटरव्यू में बैठा था जीडी में, ठीक है। तो स्क्रीनिंग होती है वहाँ पे, जब पर्दे को दिखाया जाता है, तो वहाँ पे भी साथियों मैंने वहाँ पे पूरा पैनल में भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, 15 लोग में 15 में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, ध्यान दीजिएगा।
तो ये सारी चीज़ ध्यान देनी होती है। क्या क्या नहीं करनी चाहिए वो मैंने बताया, क्या क्या करनी चाहिए अब बता रहा हूँ क्या क्या नहीं करनी चाहिए। कोई बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, किसी के डिस्कशन में डोमिनेट नहीं होना चाहिए। एक होता है कि मतलब कि कोई बोल रहा है उसको बीच में काट के बोलना, मतलब कि उसको बीच में काटना फिर बैठना फिर बोलना फिर बैठना, ऐसा नहीं करना चाहिए। डोमिनेट नहीं होना है, किसी को फोर्सफुली आपको बैठाना नहीं है कि भाई आप बैठ जाओ, आप गलत बोल रहे हो, ये भी नहीं करना है। और एग्रेसिव नहीं होना है, ऐसा कोई जॉर्गन या ऐसा कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी नहीं यूज करना है ताकि आप अदर टीम मेंबर को समझ में ना आए। ठीक है, अपने एक पॉइंट पर जो बोल रहे हैं उसी मतलब कि डोंट स्टिक टू वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर भी स्टिक ना रहो। ठीक, आपने बोल दिया 2 होते हैं 4 होते हैं ऐसा बोल दिया, ठीक है, अच्छा मान लो ऐसा है, छोड़ो यहाँ पे ऐसा लिखा है, ठीक है। अब आप इधर हो, एक पर्सन इधर एक पर्सन इधर है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो ये वाला बोल रहा है नहीं ये 9 है और ये वाला बोल रहा है नहीं ये 6 है। एक पॉइंट पे आप स्टिक दोगे, बट इसको आप क्या करना है उसकी भी व्यू आप पॉइंट ऑफ से देखोगे ना तो आपको क्या नहीं लगेगा, उसको भी अगर आप यहाँ खड़े हो जाओ तो आपको ये 9 दिखेगा। तो मतलब किसी एक पॉइंट पर स्टिक नहीं रहना, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना है, चीज़ों को मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको सोचना भी है। डोंट डिस्प्रेड अदर्स ओपिनियन, किसी भी दूसरे ओपिनियन को आपको डिस्प्रेड नहीं करना, मतलब उसको हतोत्साहित नहीं करना है। अपने पर्सनल अटैक यूज करने आप हाथ पाँव चलाने लगो वहाँ पे, ठीक है, बड़बड़ाओ मत, ठीक है। डोंट बी पैसिव, एक्टिव रहो थोड़ा सा और वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। ये सारी चीज़ें जो आपको जीडी टाइम पे नहीं करनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब क्या कितने टाइप के जीडी हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कितने टाइप के होते हैं वो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए टॉपिक बेस्ड हो जाता है। कभी क्या होता है कि आपको लिमिटेड टाइम के लिए एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टाइम फ्रेम में अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे करंट अफेयर हो सकता है, सोशल इशू हो सकता है, बिजनेस हो सकता है और जनरल अवेयरनेस के बारे में। जैसे एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पे द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी पे सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एआई है वो वरदान है या फिर अभिशाप है। ठीक है, वो भी बात होगी। कभी कभी आपको केस स्टडी दी जाती है, एक स्टोरी दे दी जाती है आपको नरेट करने का बताया जाता है, फिर उसको आपको सॉल्व करना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे रियल लाइफ बिजनेस के रिलेटेड हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशनल प्लेटफॉर्म हो सकता है, सोशल इशू हो सकता है। तो यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं कि आप सिचुएशन क्या है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करते हो और उसके लिए क्या सोल्यूशन आप प्रपोज करते हो। जैसे यहाँ बोला गया कोई एग्जांपल यहाँ पे, ए कंपनी फेसिंग फाइनेंशियल लॉस एंड हाउ टू एड्रेस देम। कोई कंपनी है वो फाइनेंशियल लॉस को या इतने अमाउंट को उसके पास लॉस है और उसका क्या क्या रीजन हो सकता है और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो चीज़ पूछा गया। या फिर कोई एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यहाँ बोला होगा ए न्यू मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब क्या साथियों, कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है एक्सपेंशन क्या होता है कि मान लीजिए आप सोप है, आप कोई सोप है आपने बनाया, इसको जो एज ग्रुप है वो है आपका 20 to 35 एज ग्रुप वाले ही यूज करते हैं। बट आपने मार्केटिंग किया, उससे क्या हुआ कि इतने एज वाले ग्रुप ने उससे अट्रैक्ट हुए, सोप खरीदना स्टार्ट कर दिए। बट आपको कुछ ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना है ताकि उसी साबुन को हमारे जो हमारे 35 to 60 एज वाले ग्रुप है वो भी यूज करें। उनके लिए डिफरेंट आइडिया, क्योंकि इतने में क्या होता है कि उनका थॉट्स, उनके थिंकिंग सब कुछ चेंज हो गई होती है। तो उसके साथ उन्होंने कोई नया दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। तो ये जो होता है एक्सपेंशन मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। हमको डिफरेंस या फिर जेंडर के लिए हो सकता है, हमको डिफरेंस जेंडर के लिए हमको चूज करना है। फिर हो सकता है किसी हमें दूसरे लोकेलिटी में, जैसे हमने मान लिया आप एमपी में कोई बढ़िया चल रहा है, ठीक है, उसको हमको दिल्ली में लॉन्च करना है, दिल्ली में इसको कैसे मार्केटिंग करें, उसके लिए हमको दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ती है। तो वो चीज़ ऐसा कुछ इश्यू हो सकता है। रोल प्ले बेस्ड मॉडल, इसमें क्या होता है कि आपको कोई रोल दे दिया जाता है, आप उस पर्टिकुलर रोल को ध्यान में रखते हुए आप उस पर डिस्कस करते हो। इसमें क्या होता है कि आप ये देखा जाता है कि किसी आप व्यूज को किसी एक प्रेजेंट व्यू, मतलब कि यहाँ दिया देयर टेस्ट एबिलिटी टू अडैप्ट एंड प्रेजेंट व्यूज दैट अलाइन विद द रोल, मतलब कि आपके रोल के साथ किसी आपका व्यूज और कैसे प्रेजेंट होता है और उसको कैसे अडैप्ट करते उस रोल को, वो चीज़ है। देखिए यहाँ बोला गया ए कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर डिस्कसिंग ए कंप्लेंट डिस्कस करें। बोला कि आप कस्टमर हो और ये सर्विस प्रोवाइडर है, आप इसमें डिस्कस करो, ठीक, इस पॉइंट किसी सोल्यूशन पर आओ। किसी में यहाँ पे देखिए ए टीम मैनेजर डिस्कसिंग अ न्यू पॉलिसी फ्रॉम अ डिफरेंट डिपार्टमेंटल पर्सपेक्टिव। वहाँ कुछ लोग यहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड बन रहेंगे, कुछ आपको बना दिया जाएगा, आपको मैनेजर बना दिया जाएगा और ये बोला जाएगा आप इस पर डिस्कस करो, ठीक है। तो आपको सोल्यूशन यहाँ पे आना है। डिबेट बेस्ड जीडी, तो यहाँ पे क्या होता है एक डिबेट फॉर्मेट होता है जहाँ पे पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, आइदर स्टैंड टू आर्ग्यू इन द फेवर और अगेंस्ट इन द पर्टिकुलर टॉपिक। ये काफ़ी फेमस है। तो आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आप फेवर में रहोगे या फिर उसके अगेंस्ट रहोगे। वहाँ पे मैं इन फेवर बोल दिया तो गलत बोलते, सॉरी उसके लिए। फेवर में रहोगे या फिर अगेंस्ट में रहोगे, ठीक है। और क्या करोगे, दोनों लोग अपने अपने
साइड से अपने अपने सपोर्ट, मतलब कोई फेवर बोलेगा, कोई यहाँ पे अगेंस्ट में बोलेगा। जैसे बोला गया शुड मोबाइल फोन बी बैंड इन स्कूल, या फिर अगेंस्ट, मतलब क्या आप इस मोबाइल फोन स्कूल में बैन होने जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये दो पार्टी हो जाएगी इसमें। इज ऑनलाइन एजुकेशन बेटर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम ट्रेनिंग लर्निंग, उसमें भी आपको दो टीम डिवाइड करेगी, कोई यस में बोलेगा, कोई फेवर में, कोई अगेंस्ट में, जिससे आपका डिबेट बेस्ड हो जाता है। फिश बॉल जीडी, इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा। फिश बॉल डिस्कशन, ए स्मॉलर group of participants sits in a circle and discuss the topic while the rest of the group observe. After a set of time, the observers can join the circle and contribute their views. मतलब कि मान लीजिए ये सर्कल में है, ठीक है, देखिए ऐसे मतलब सीट हो, मान लो 2 सीट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो लोग बैठते हैं, एक आउटर सर्कल एक इनर सर्कल। इनर सर्कल वाले आपस में बात करते हैं और आउटर वाले बातों को सुनते रहते हैं। फिर क्या करते हैं, आउटर वाले अंदर बैठ जाते हैं, या फिर आउटर वाले बोलेंगे, फिर इनर वाले अपने बात को सुनेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको बोलते हैं फिश बॉल। ए डिस्कशन अबाउट द टीम डायनेमिक्स वेयर स्मॉलर ग्रुप डिस्कस व्हाइल अदर्स ऑब्जर्व इन ज्वाइन इन लेटर। तो वही बोला गया कि एक दो ग्रुप बन गए, सुन वो रहा है, दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है और एक टीम बोल रहा है, उसके बाद दूसरा टीम बोलेगा, पहला सुनेगा, ऐसा भी होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जीडी क्या होती है, आप देखिएगा, द गोल ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग जीडी इज टू जनरेट द मेनी आइडियाज और सोल्यूशन एज पॉसिबल फॉर द गिवन प्रॉब्लम और टॉपिक। तो यहाँ पे मतलब कोई टॉपिक है, वहाँ पे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है, टॉपिक है, उसके लिए आपको सोल्यूशन ढूंढना है, उसके लिए आपको आइडिया जनरेट करना है, तो यहाँ पे आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग जीडी होती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी और ओवर क्वालिटी दोनों पे यहाँ फोकस किया जाता है। आइडियाज कैन बी रिफाइंड लेटर, उसके बाद उसको रिफाइंड भी किया जाता है। 10 लोग हैं, 10 में से आपको 4 आइडिया बेटर लगे, तो उसको फिर आप देखोगे, फिर उनसे और डिस्कस करोगे, उन 4 से बात करोगे, भाई आप इसको और क्या सोचते हो, तो उसमें से आपको एक सोल्यूशन मिल जाए और उसको आप अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में आप उसको अप्लाई करते हो, तो आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाए। तो ये भी चीज़ होता है साथियों। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया, जैसे हाउ कैन ए स्टार्टअप इफेक्टिवली रीच इट्स टारगेट ऑडियंस। ये भी एक टॉपिक होता है। इनोवेटिव वेज टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट। ये कुछ अलग अलग यहाँ पे जो केसेस हैं वो चल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है साथियों, कभी आपको एग्जाम में एग्जाम्पल भी लिखने को पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओपन जीडी है साथियों, बहुत बता दिया, देखो बहुत सारे बता दिया। टॉपिक बेस्ड है, केस स्टडी बेस्ड है, रोल प्ले बेस्ड है, डिबेट बेस्ड हो गया, फिश बॉल हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, ओपन जीडी हो गया, पैनल डिस्कशन हो गया। इतने मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन जीडी क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, इन द ओपन जीडी देयर इज नो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेंट आर फ्री टू स्पीक व्हेन एवर दे विश। ठीक है, फ्री है भाई, आप बोलो, जब मन गए तब बोलो। इट टेस्ट स्पॉन्टेनियसली इंटरेक्शन एंड द एबिलिटी टू एंगेज द अदर्स इन डिस्कशन। मतलब इसमें क्या चीज होता है, आपको छूट दे देगी भाई, आप जब मन कहो बोलो, जब मन चाहे ना बोलो। इसमें क्या करेगा, जो इंटरव्यूअर है वो जज करेगा भाई कि आप कितने स्पॉन्टेनियस हो, आप किसी पॉइंट को कट करने में, किसी पॉइंट के फेवर में कितने स्पॉन्टेनियस, कितने जल्दी आप उसको डिसीजन ले सकते हो, कैसे आप इंटरेक्ट करते हो और कैसे अपनी बात बोलते समय दूसरों को इंगेज रखते हो। मुझे ये भी होता है, कभी आप बोल रहे हो, ग्रुप में 20 लोग हैं बट वो सुन ही नहीं रहे, अपने आपको सुन ही नहीं रहे, तो ये भी एक कला होती है कि आप जब बोलना स्टार्ट करो दूसरे आपको सुनने लगे। ठीक है, तो भी आपको ध्यान देना होता है। एग्जाम्पल्स में, एनी जनरल टॉपिक वेयर पार्टिसिपेंट कैन बिगिन डिस्कसिंग विदाउट एनी फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल होता है कि दूसरा सुन रहा है, बट ऐसा टॉपिक दे दिया जाएगा कि आप जब चाहो तब बोलने, कोई बोलने लगे, तो वहाँ पे शांत करवाना भी होता है, सुनना भी होता है, बोलना भी होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ होती है। पैनल डिस्कशन क्या होता है, देखिएगा, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स और पार्टिसिपेंट इज सेटअप ए डिस्कस ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक विच ईच पैनलिस्ट प्रेजेंटिंग देयर व्यूज। एक पैनल सेट प्रेजेंट कर दिया जाता है, वहाँ पे हर कोई, यहाँ पे जो हर कोई अपना व्यू वहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑडियंस कैन आस्क क्वेश्चन और द पैनल कैन हैव अ कन्वर्सेशन अमंग देयरसेल्फ। तो एक पैनल वहाँ बैठा है, मतलब एक्सपर्ट का पैनल बैठा हुआ है, वहाँ पे ऑडियंस है। ऑडियंस क्या करेंगे, जो मान लो जो वहाँ पे ऑडियंस है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारे जो पैनल है वो उसका कन्वर्सेशन स्टार्ट करके वहाँ पे उनका आंसर देंगे। पैनल डिस्कसिंग क्लाइमेट चेंज सोल्यूशन, ए डिस्कशन अबाउट द फ्यूचर टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 टाइप की जीडी में बात किया। अब बोलोगे सर पैनल डिस्कशन क्या है, ग्रुप डिस्कशन है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे हो गया। तो ये चीज़ आपने समझा, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कितने टाइप्स के आपके ग्रुप डिस्कशन होते हैं। इतना एक क्वेश्चन आपको फ्रेम होता है ग्रुप डिस्कशन से। तो अब आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज साथियों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, एसओपी क्या है? तो साथियों में अब यहाँ पे देखा जाएगा एसओपी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके करियर के लिए भी। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें से जाएंगे, फिर हायर ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, और आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे आपको एसओपी देनी पड़ती है। एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, मतलब कि पर्पज क्या है आपका इस पर्टिकुलर रोल के लिए, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। देखिए बोला गया इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज टिपिकली रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस
तो एप्लीकेशन लिखते हो, जो आप अप्लाई करते हो तभी आपको पूछ लिया जाता है कि आपका एसओपी वहाँ पे लिख के दो। फॉर ग्रेजुएट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड सर्टेन प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपको यहाँ पे एसओपी डाली जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सनल ऐसे होता है जहाँ पे एप्लीकेशन अपने मोटिवेशन, क्वालिफिकेशन, गोल और रीजन क्यों अप्लाई कर रहा है उसको वहाँ पे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, मतलब कि आपको इसी कॉलेज में सिर्फ इसी ब्रांच में क्यों एडमिशन चाहिए या फिर इसी डिपार्टमेंट में क्यों एडमिशन चाहिए, तो आप उसका रीजन भी अप्लाई करोगे, उसका गोल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है उसके लिए, क्या मोटिवेशन है आपके लिए, वो भी वहाँ पे आपको दिखाना होता है, वो भी आप स्टूडेंट आप पर्पज यहाँ पे दिखते हो। तो यहाँ मेन चीज़ ये होता है कि इट इज द की एलिमेंट इन योर एप्लीकेशन बिकॉज इट्स प्रोवाइड द एडमिशन कमिटी विथ इनसाइट इनटू हु यू आर, व्हाट ड्राइव्स यू एंड हाउ यू फिट इन द प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग फॉर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि बताता है कि आप कौन हो, आपका क्या गोल है इस पर्पज करने के लिए, आप क्यों इस रोल के लिए या फिर इस प्रोग्राम के लिए क्यों फिट पढ़ते हो, वो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज से पता चलता है। तो यहाँ पे आपका जो चीज़ें होती है स्टेटमेंट पर्पज में, वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहे हैं अभी तक, आपने जो अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन है आपका वो क्या रहा है, कितना आपका ग्रोथ रहा है, क्या स्कोर रहा है, आपने वहाँ पे क्या इनहेंस, क्या आपने लर्न की हो, वो सारी चीज़ वहाँ पे बात होती है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यदि आपके पास कुछ हो तो आप बताएंगे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के रिलेटेड, ठीक है। और ये बोला गया कि आप उस प्रोग्राम को और उस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करें, वो भी आपको वहाँ पे लिखना होता है। और वहाँ पे आपका गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ ही साथ कंक्लूजन, ये इतना चीज़ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में आपको लिखना होता है। तो अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आप कोई एसओपी लिखिए, आपको किसी यूनिवर्सिटी में आपको इस प्रोग्राम के लिए आपको एडमिशन लेना है तो आप उसके लिए एसओपी लिखो। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, साथियों मैं बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कम टाइम में इसलिए मैं वहाँ पे इतना डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, वैसे भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन क्या है, आपको जब लिखना होगा तो आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डालोगे, एकेडमिक बैकग्राउंड डालोगे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, रीजन फॉर चूजिंग, आप उस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करें प्रोग्राम को, और आपको उसका करियर गोल क्या है, आप उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोग्राम को करने के बाद, उसको आप कैसे फायदा उठा पाओगे, उसका आपका क्या लाभ होगा, या आप उसको क्यों करना चाहते हो वो चीज़ आपको बताना होगा, और कंक्लूजन लास्ट में आपको ये चीज़ बताओगे, ठीक है। अब बात करते हैं पर्पज क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहला चीज़ होता है यहाँ पे सोज, मोटिवेशन एंड फिट्स। तो जब आपकी कमेटी, जो आपका यूनिवर्सिटी कमेटी आपकी पढ़ती है एसओपी को, तो उसको वो समझ आती है कि आपका मोटिवेशन क्या है और आप इस प्रोग्राम के लिए क्यों फिट हो, ठीक है। क्या आपका जो गोल है, करियर गोल क्या है, वो क्या आपके इस प्रोग्राम के द्वारा फुलफिल हो सकता है, नहीं हो सकता। अब प्रोग्राम जो है बना है किसी और चीज़ के लिए बना है, आपका करियर गोल कुछ डिफरेंट है, बट आप थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन है, आप उसको नहीं कर पाओगे, कमेटी आपको मना कर देगी कि भाई हाँ इसका गोल कुछ और है और प्रोग्राम हम कुछ और रन करवा रहे हैं, तो ये हमारे प्रोग्राम में मीट नहीं कर पाएगा। डिमॉन्स्ट्रेट योर राइटिंग स्किल। अब जब इतने कुछ पेज लिखते हो, कम से कम आपके यहाँ पे 5 से 10 पेज, यहाँ 5 से 8 पेज तो जरूर जाएगा, ठीक है, 5 to 8 पेज आपका जाएगा। तो इतने जब आप लिखोगे ना तो आपका जो एसओपी जब लिखते हो ना तो आपकी जो स्किल होती है वो आपको पता चल जाती है कि आप कितने क्लियर हो अपने गोल को लेकर, कितने कंसाइज हो, आपकी राइटिंग स्किल क्या है, क्या आपका पॉजिटिव इंप्रेशन डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, ये चीज़ आपकी वहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हाईलाइट पर्सनल एट्रीब्यूट्स। कैसे, जैसे आपका एसओपी आपको ऑफर करता है कि चांस टू शो केस योर पर्सनालिटी, इंस्पिरेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको शोकास करने का आपको यहाँ पे मौका मिलता है, जो आपके अदर एप्लीकेशन में नहीं मिलता है। क्योंकि जो सिंपल आपका एप्लीकेशन है तो आप सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एकेडमिक रिकॉर्ड और टेस्ट स्कोर डालोगे, बट यहाँ पे आपका जो एसओपी आप राइट डाउन करते हो तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी भी जज हो जाती है, आपकी एस्पिरेशन क्या है और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इस पर्टिकुलर को लेकर के, वो भी आपको समझ में आता है, आपको भी आता है और साथ में टीम को भी समझ में आती है। क्लेरिफाइड इंटेंशन, आपका इरादा क्या है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ले करके क्यों करना चाहते हो, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें वहाँ पे होती हैं, और ये आपके लाइफ, जो आपका गोल है, आपके लाइफ गोल्स हैं, वो आपके बीच में आपके लाइफ गोल्स में कैसे अलाइन होती है, तो यहाँ पे आपका इंटेंशन आपका क्लेरिफाई करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक पर्सनल स्टेटमेंट होता है, एक एसओपी होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या यूज होता है, कभी आपका डिफरेंस पूछ लिया जाता है कैसे आपका ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो फोकस होता है एसओपी का, वो होता है एकेडमिक और पर्सनल गोल्स के लिए होता है, ठीक, मतलब कि प्रोफेशनल गोल्स के लिए कैसे है, प्रोफेशनल गोल, ध्यान दीजिए प्रोफेशनल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। एसओपी क्या होता है, एकेडमिक और प्रोफेशनल गोल के लिए फोकस किया जाता है, जबकि जो पर्सनल स्टेटमेंट होता है वो आपके पर्सनल जर्नी और मोटिवेशन के लिए यूज किया जाता है, पर्सनल स्टेटमेंट होता है।
इसमें क्या क्या मिलता है, आपका स्टैंडर्ड पेपर जो कंटेंट होता है, आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स होता है, आपके रिसर्च होते हैं, आपके करियर गोल्स होते हैं। जबकि जब आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हो तो वहाँ पे आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आपके लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं, वो आप लिखते हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ देखिए, आपने आपके लाइफ में कोई अचानक एक्सीडेंट हैपन हुआ जो आपकी लाइफ बदल दिया, आपके बिहेवियर को बदल दिया, तो आपके लाइफ चैलेंजेस है ना, वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट ही आएगा। बट आपका जब बात करते हैं यहाँ पे एसओपी में, तो आपका जो प्रोफेशनल है चीज़ें हैं, प्रोफेशनल गोल है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो आप बात करोगे। जैसे यहाँ पे आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, ये सारी चीज़ हो गया। यहाँ पे आपका टोन हो गया, फॉर्मल, प्रोफेशनल, एकेडमिक होता है। यहाँ पे भी पर्सनल होता है। देखिए यहाँ फॉर्मल है, यहाँ पे आपका यहाँ पे फॉर्मल है, आपका यहाँ प्रोफेशनल होता है, एकेडमिक होता है। और यहाँ पे आपका इमोशन जुड़े होते हैं, आपके रिफ्लेक्टिव होते हैं, जो आपने क्या सीखा उन चैलेंजों से वो होता है। और आपका पर्सनल यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू होता है। स्टाइल होता है आपका क्लियर, कंसाइज, ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे आपका नैरेटिव होता है, इंट्रोस्पेक्टिव होता है। लेंथ आपकी ये भी 1 से 2 पेज, वहाँ पे साथ ही बोला था 5 to 10 पेज, वो एज पर योर यूनिवर्सिटी होती है, कितना पेज के लिए बोला गया, कितने वर्ड्स में बोला गया है। कभी आपको 1000 वर्ड्स में बोल दिया जाता है आपको एसओपी लिखने के लिए, तो आप ऐसे लिखोगे। कभी आपको 5000 वर्ड्स में बोल दिया तो ऐसे लिखोगे। तो आपको मतलब एक अगर आइडिया लगाएं तो 1 to 2 पेज के दोनों होते हैं। प्राइमरी गोल क्या होता है यहाँ पे एसओपी में, होता है कि आप अपने क्वालिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हो और ये बताते हो कि आप उस प्रोग्राम के लिए कैसे फिट होते हो। पर्सनल स्टेटमेंट में ये होता है कि आपका जो पर्सनल मोटिवेशन क्या है, ठीक है, अपने मोटिवेशन को और आपका बैकग्राउंड क्या, उसमें आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो। कॉमन क्या होता है इसमें, देखिए ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए होता है। इसमें आप बात की जाए पर्सनल स्टेटमेंट आपके लिए, जैसे स्कॉलरशिप हो गए, कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम कभी पूछ लिया जाता है अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिख के आओ। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ये बात की जाती है। ठीक है, तो दोनों यूज किए जाते हैं, बट ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, जैसे पर्सनल हो गया, और ये आपका प्रोफेशनल के लिए यूज होता है, आपका जो एसओपी बनता है। तो जब कोई स्टूडेंट आईआईटी है या फिर जो आईआईएम है या फिर जो कोई फॉरेन में जाता है, ठीक है, जैसे आपको एमआईटी में, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी है आपका, उसमें जब यूज कर जाते हो तो आपको वहाँ पे एसओपी लिखना होता है। क्योंकि आप जब भी फॉरेन पढ़ ले जाओगे तो आपको एसओपी लिखने के लिए बोला ही जाएगा कि आपका पर्पज क्या है। ठीक है, वो आपका होता है और आपका केयरफुली वो रीड होता है। ठीक है, आपको बेसिस, उसके बेसिस पे आपका वहाँ पे एडमिशन होते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा लास्ट टॉपिक नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा चीज़ें आई हैं जो आपका है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग। ये क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज होती हैं, रिसर्चर यूज होती हैं, एकेडमिक यूज होती हैं, स्टूडेंट यूज करता है। और क्या कहते हैं, दीज पेपर कंट्रीब्यूट द शेयरिंग नॉलेज। आपका कोई नॉलेज है उसको शेयर करने के लिए आप पब्लिश करते हो कॉन्फ्रेंस पेपर या सेमिनार पेपर, और उसका किसी डिस्कशन को फोस्टर करने के लिए, फिर किसी इनहेंस वंस एकेडमिक प्रोफाइल, किसी एकेडमिक कोई अपना प्रोफाइल, एकेडमिक प्रोफाइल इनहेंस करने के लिए कोई कॉन्फ्रेंस पेपर या सेमिनार पेपर वो आपका लिखता है। अब हमें देखते हैं हमारा जो कॉन्फ्रेंस है और जो आपका सेमिनार है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सेमिनार पेपर लिखते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर लिखते हैं, तो क्या होता है। तो पहले यहाँ पे मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे तो जो कॉन्फ्रेंस पेपर होता है वो लार्ज होता है, फॉर्मल गैदरिंग होती है। मतलब कि कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कई एक मल्टीपल मेंबर्स होते हैं जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के या किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के जो वहाँ पे शेयर किया गया है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर गोल पर वहाँ कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक, सेमिनार में क्या होता है, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शनल एक इवेंट लीड की जाती है, 1 बाय या कोई और एक्सपर्ट होते हैं। तो वहाँ पे जो लेक्चर है, जो डिस्कशन है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो शेयर किया जाता है। इसमें कहते हैं कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब कि लोग मिल करके एक कंस्ट्रक्टिव होता है। यहाँ पे सिर्फ मतलब कि चीज़ें निकलती हैं, ठीक, कंस्ट्रक्टिव होता है नेचर। और यहाँ पे इंटरेक्टिव होती है, सिर्फ क्या होती है, यहाँ पे इंटरेक्ट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्रेंस का होता है कि वो क्या करें कि किसी स्पेसिफिक इश्यू को लेकर के वो ओपिनियन को या फिर सोल्यूशन को क्या करें, फाइंड आउट करें। लेकिन सेमिनार क्या होता है, सिर्फ एजुकेट करना होता है, डिस्कस करना होता है, फिर पार्टिसिपेंट को गाइड करना होता है। मान लीजिए सेमिनार, आपने कई सारे सेमिनार अटेंड भी किए होंगे, कॉन्फ्रेंस पेपर मुश्किल से आपने अटेंड किया होगा क्योंकि बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने टेक्नोलॉजी जो अपनी टेक्निकल चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं। सेमिनार क्या होता है, वो आपके ऑडियंस ओरिएंटेड होती है, इसलिए आप क्या करते हो, वहाँ पे आप इंगेज हो पाते हो। ठीक है, देखिए यहाँ बोला गया ऑडियंस पार्टिसिपेशन, यहाँ पे लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक्सपर्टीज होती हैं, उन्हें वही यहाँ पे बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस में हिस्सेदारी लेते हैं। ठीक, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है आपका सेमिनार में, वहाँ पे कोई नॉर्मल ऑडियंस भी बैठ सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे देखिए एजुकेट किया जा रहा है, वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है ना, तो कुछ नॉर्मल लोग भी बैठ सकते हैं। वेन्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए किसी होटल में, मीटिंग स्पेस में, कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया जाता है, ये मेरा कॉन्फ्रेंस पेपर हो जाता है। बट जो सेमिनार है वो किसी सेमिनार हॉल में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी डिजिग्नेटेड स्पेस पे ही किया जाता है, जहाँ पे थोड़ी सी गैदरिंग आने की इकट्ठी हो। ड्यूरेशन क्या होता है, जो कॉन्फ्रेंस पेपर है कई दिनों तक चल सकता है। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वीक तक चलता है। ठीक, किसी कॉन्फ्रेंस कोई जब तक टॉपिक आपका सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक चलता रहता है। बट ये जो सेमिनार होता है आपका कभी 1 आवर या 2 आवर, 3 आवर, बस इतना 1-2 घंटे, 3 घंटे तक सेमिनार आपका एंड हो जाता है। वर्क क्या होता है इसका, देखिए जो आपका कॉन्फ्रेंस होता है वो आपके प्रेजेंटेशन पे या फिर व्यू पॉइंट्स को एक्सचेंज करने पर फोकस करता है। बट यहाँ पे क्या होता है, सेमिनार में जो डिस्कशन होता है उसको फॉलो करते हुए आगे प्रेजेंटेशन दी जाती है। तो ये आपके
कॉन्फ्रेंस और सेमिनार पेपर के डिफरेंस थे। ठीक, अब देखिए इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। जब आप कोई कॉन्फ्रेंस पेपर या फिर सेमिनार पेपर लिखोगे तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वर्ड बाई वर्ड आपको ऐसे चला जाता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपका टाइटल हो गया, टाइटल क्या होने वाला है, पहले आप टाइटल लिखोगे, आपका मेन पेपर क्या है, कंटेंट क्या होने वाला है, आपका आइडिया क्या होने वाला है, वो आपका टाइटल हो जाएगा। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, पूरे आपके इस पेपर का 150 से 250 वर्ड का एक आपको समरी लिखना होता है, जहाँ पे आपने पर्पज को, मेथोडोलॉजी को, की फाइंडिंग्स को और कंक्लूजन में आपको लिखना होगा। फिर आपका इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में क्या है कि अपने टॉपिक को, जो आपका टाइटल था, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, उसकी सिग्निफिकेंस को बताओगे, रिसर्च प्रॉब्लम है क्या वो बताओगे, और ऐसा बताओगे कि इट आल्सो इंक्लूड द ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू टू हाईलाइट द एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड गैप्स। मतलब कि लिटरेचर रिव्यू मैं बता दूं आपका, जैसे आपने कोई टॉपिक कोई इशू है, आप उसको रिसर्च कर रहे हो उस पर, तो पहले भी हो सकता है उस सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड कई और साइंटिस्ट, कोई और एक्सपर्ट रहे होंगे जो रिसर्च किए हैं, तो उनका एक जनरल पब्लिश होता है, रिसर्च पेपर पब्लिश होकर रखा रहता है। तो उनका रिव्यू करना कि वो किस हद तक जो उन्होंने सॉल्व किया, उन्होंने क्या सॉल्व किया था, उनके बीच में फाइंडिंग्स क्या हुई थी, और अब जो मैं टॉपिक लिया उसमें गैप क्या है, हम इसको कैसे फुलफिल करेंगे, वो चीज़ आपका यहाँ पे बताओगे इंट्रोडक्शन में। कभी आपको लिटरेचर रिव्यू अलग से भी देखने को मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन के बाद आपको लिटरेचर रिव्यू आपकी हेडिंग मिल जाती है। फिर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपका रिसर्च का जो गोल है वो आप दिखाते हो, और ये बोलते हो कि आप क्या ट्राई, क्या प्रूव या क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आपका मेथड आता है कि आपका किस मेथड, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करो, डाटा कलेक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, और कौन सा अप्रोच लिया गया है कंडक्ट आपके स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। जैसे मुझे मिला था एक आपका SLR मिला था, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। तो SLR का अलग मैं किया था सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू ऑन द इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने वहाँ पे उसका किया था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो मैंने क्या किया, वहाँ कॉन्फ्रेंस पेपर नहीं था, वो आपका था डिजर्टेशन था, वो आप करवा जाता, बट सेम पैटर्न यहाँ पे सारी चीज़ें यही होती हैं। ठीक, तो आपका मेथड क्या था, आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया था, उसका एनालिसिस कैसे किया, कौन सॉफ्टवेयर टूल्स क्या यूज किए, सारी चीज़ें आपको मेथोडोलॉजी में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला गया रिजल्ट और फाइंडिंग क्या रही है, तो प्रेजेंट द डाटा एनालिसिस, आपको डाटा कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, रिजल्ट क्या मिला है, आपको एनालिसिस के द्वारा क्या चीज़ें मिली हैं, और उसका आउटकम क्या रहा आपके रिसर्च में, वो चीज़ आपका, उसका सिग्निफिकेंट क्या रहा, वो चीज़ आप वहाँ पे रिजल्ट या फाइंडिंग में आप डालोगे। कभी आपका रिजल्ट डाला जाता है, कभी आपका फाइंडिंग डाला जाता है, एज पर योर टॉपिक्स क्या रहे। ठीक, उसके बाद डिस्कशन डाला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इंटरप्रेट द रिजल्ट, लिंकिंग देम टू द रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करते हो तो आपका यहाँ पे कुछ आप रिसर्च क्वेश्चन आप लेते हो कि आप ये प्रूव करने वाले हो। जब आपका रिजल्ट आ गया तो उन दोनों कंपेयर करो, जो आपका रिजल्ट आया है, जो आपने रिसर्च क्वेश्चन लिया है, तो उनके बीच में आप क्या करो, डिस्कशन करोगे। ठीक है, यदि आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए, कोई लिमिटेशन आ गया, या कोई फर्दर रिसर्च हो सकती है, मतलब कोई अगर उसी टॉपिक पे फिर से रिसर्च करना चाहे तो क्या क्या चीज़ वो ले करके आगे रिसर्च जारी कर सकता है, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको लिखा जाता है। यहाँ पर इम्प्लीकेशन, लिमिटेशन और पोटेंशियल फॉर फर्दर रिसर्च, ये हेडिंग आती है डिस्कशन में। ठीक है, फिर कंक्लूजन होता है आपका, तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे समराइज करते हो जो आपकी फाइंडिंग होती है, और वहाँ पे ये भी जाते हो कि इसका फ्यूचर डायरेक्शन क्या हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखना होता है। फिर आपका रेफरेंसेस होता है जिसको साइटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सोर्सेस आपने, जैसे यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू मैंने बताया था, जितने भी आपने पेपर यूज किया है, जितने भी आप जर्नल यूज किए हो, वो आप यहाँ पे यूज करोगे। AP होता है, MLA होता है। अधिकतर जब आप बात करोगे एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर बिजनेस में, वो आपका AP स्टाइल हो जाता है। जब आप टेक्निकल यूज करते हो, वहाँ पे आपका MLA होता है या फिर IEEE। ये तीनों साइटेशन के स्टाइल होते हैं जो आपके यूज किए जाते हैं। तो AP सबका लिखने का तरीका अलग होता है कि कहाँ पे आपका ऑथर का नाम रहेगा, उसका पब्लिकेशन ईयर क्या रहेगा, किस जर्नल में पब्लिश हुआ, तो सारी चीज़ वहाँ पे लिखी जाती है, वो एक साइटेशन होता है। ठीक, अब राइटिंग गाइडलाइन क्या होता है, यहाँ पे देखिए बोला गया, जब आप सेमिनार या कॉन्फ्रेंस पेपर लिख रहे हो तो क्या क्या गाइडलाइन ध्यान देनी है आपको। तो आप फिर सेम चीज़, वही सारी चीज़ पुरानी चीज़ें हैं, क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट प्रिसाइज होना चाहिए, कोई लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, मतलब इंश्योर लॉजिकल फ्लो ऑफ द आइडिया थ्रू आउट द पेपर, ईच सेक्शन शुड नेचुरली लीड टू द नेक्स्ट। मतलब कि अलग अलग हेडिंग है, तो यदि कोई एक पॉइंट पढ़ा तो उसको इंटरेस्ट जगे कि मैं आगे भी पढ़ूँ, तो ऐसा चीज़ वो पेपर होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि आप पेपर लिख रहे हो तो आप हमेशा डाटा, एविडेंस या रेफरेंस पे के बेस पे ही होता है। ओरिजिनलिटी यहाँ पे होती है, देखिए बोला गया, फोकस ऑन प्रेजेंटिंग ओरिजिनल रिसर्च, नोवेल आइडियाज एंड यूनिक पर्सपेक्टिव। जब आप किसी पेपर को या चीज़ों को शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो रिसर्च है
वो एक ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट वाला नहीं लगना चाहिए, एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, एक नोवेल होना चाहिए, मतलब कि आइडिया जो हो एक नोवेल होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, फॉलो द स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड द सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर, जैसे जो जितने पेज लिमिट बताया गया, जो फॉन्ट साइज बताया गया, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे उसको फॉलो करनी है फॉर्मेटिंग में। तो कुछ गाइडलाइन थी। आप देखिए कैसे सबमिशन किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो सेम चीज़, सबमिशन से पहले क्या करना है, आपको प्रूफ रीड करना है, क्या उसमें कोई ग्रामर एरर तो नहीं है, उसमें कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, फॉर्मेटिंग एरर तो कोई नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या वो प्लेगरिज्म फ्री है कि नहीं है, कि उसमें कॉपीराइट इश्यू तो नहीं आ सकते, सारी चीज़ आपको यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है, पीयर रिव्यू होता है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें जो आपके साथ कुछ और सेमिनार मेंबर्स लोग हैं, तो आप उनसे एक रिव्यू कर सकते हो कि आप मेरे पेपर को पढ़ सकते हो, क्या सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड है, स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं है, वो चीज़ आपकी पीयर रिव्यू हो जाती है, प्रिपेयर हो जाता है। सबमिशन गाइडलाइन, तो वहाँ पे देखिएगा क्या कोई सबमिशन गाइडलाइन है, जैसे बोला गया यहाँ पे डेडलाइन क्या है, उसकी फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए या फिर एमएस वर्ड में होना चाहिए, पीपीटी में बना के देना है, वर्ड अकाउंट कितने वर्ड की होनी चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। प्रेजेंटेशन क्या है, प्रिपेयर कंसाइज प्रेजेंटेशन समरीज ऑन ए पेपर फॉर द ऑडियंस यूजिंग द विजुअल एड्स लाइक द स्लाइड्स इफ परमिटेड। मतलब क्या होता है कि जैसे ऑडियंस को आपको अपने पेपर प्रेजेंट भी करना पड़ जाता है, तो एक जनरल आइडिया के लिए आपने क्या रिसर्च किया, क्या प्रेजेंटेशन आपका रहा, क्या फाइंडिंग रही, वो आपको कंसाइज आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है और उसको सामने प्रेजेंट भी करना पड़ता है। तो प्रिपरेशन था, तो ये चीज़ आपका था कॉन्फ्रेंस पेपर या सेमिनार पेपर, सिंपल सा था, आपको ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो बात कर साथ ही यहाँ पे आपका है क्या, टेक्निकल लिटरेचर रिव्यू, सब चीज़ आप लिख चुके हो, बस आपको रिवाइज करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखना है क्या चीज़ होता है। जो टेक्निकल लेक्चर होते हैं क्या होते हैं कि प्रेजेंटेशन द फोकस ऑन द स्पेसिफिक टेक्निकल टॉपिक और सब्जेक्ट, इट इज मीन टू द एजुकेट पीपल हु ऑलरेडी हैव सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड हेल्प देम टू लर्न मोर अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, टेक्निकल कम्युनिकेशन, मतलब कि आपके पास कुछ पहले से नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्निकल, अब आपको और यहाँ पे आपको जरूरी चीज़ें और शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसमें और भी इनहेंस कर पाओ अपनी लर्निंग को और नॉलेज ले पाओ। ठीक, तो क्या है, सिंपल सा ऐसी चीज़ होती है कि सेम कुछ जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है उसको यहाँ पे शेयर किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि नॉलेज को इंक्रीज करना, डिस्कशन को इंकरेज करना और जो टॉपिक्स है उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेना। तो जैसे एग्जांपल हो गया, ए सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट एक्सप्लेनिंग न्यू क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रेड्स। अब ये देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, ठीक, किसको, अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रेड्स को शेयर करेगा, किसको करेगा, जो कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानते होगा उन्हीं को तो ट्रेंड करेगा ना, मतलब कि जो थोड़ा बहुत पहले से एक्सपर्ट है, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, उनको भी यहाँ पे आइडिया शेयर किया जा रहा है। ए डॉक्टर डिस्कसिंग ए सर्जिकल मेथड, अब साथियों डॉक्टर कोई सर्जिकल मेथड को डिस्कस कर रहा है तो वही यूज करेगा जो उस बी फार्मा से रिलेटेड होगा या फिर जो मेडिकल से रिलेटेड होगा, उसी को तो यहाँ पे डिस्कस करेगा ना। ऐसा नहीं कि किसी गाँव में बैठ गया, 4 बच्चे घूम रहे थे, आओ भाई तुमसे बात करते हैं कैसे इसको चिट फाड़ लगाया जाता है, ऐसा तो नहीं करेगा ना वो। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी चीज़ बोला गया कि जो पहले से कुछ नॉलेज रखते हैं उनके बारे में बात की जाती है यहाँ पे, उनको और आइडिया शेयर किया जाता है। ये साइंटिस्ट प्रेजेंटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स, तो जो उन्होंने रिसर्च किया साइंटिस्ट ने, वो किसको बताएगा, किसी गांव के मोहल्ले में 2 लड़के घूम रहे हैं उनको नहीं बताएगा ना, जो उसके बारे में पहले से कोई नॉलेज रखते हैं उनको बताएगा, तब उनको पता चलेगा हाँ ये रिसर्च सही है, इन्होंने रिसर्च किया, ये जरूरी था, ये जरूरी भी करना था, तो उस हिसाब से उन्होंने बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, फिर वही आप 7 स्टेप कन्वर्सेशन आप कहीं भर के आ जाइएगा। पहले चीज़ क्या है, क्लियरिटी एंड सिंपलिसिटी, यहाँ पे आपको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करना है, जॉर्गन को नहीं यूज करना, मतलब कहावतें जो है मुहावरे वो सब यूज नहीं करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं यूज करना है, हमेशा देखिए ब्रेक डाउन डिफिकल्ट आइडियाज इनटू इजी स्टेप, कोई डिफिकल्ट आइडिया है, कोई डिफिकल्ट आपका सेंटेंस, उसको इजी स्टेप में आप तोड़ सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल दिखा दो, ठीक है, अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ गुड एंड बैड टेक्निकल राइटिंग, कुछ भी दिखा सकते हो वहाँ पे, मतलब कि कुछ विजुअल्स दिखा सकते हो। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ये देखिए यहाँ पे एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे आप इजी वे टू, जैसे मतलब हो गया सो योर राइटिंग टू इजी टू फॉलो, मतलब ऐसा लिखो कि फॉलो करना इजी हो, स्ट्रक्चर्ड हो, एक के बाद दूसरा फॉलो किया जा सके। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कॉन्फ्रेंस पेपर का स्ट्रक्चर ये होता है, तो सेम ऐसे स्ट्रक्चर बताओ ना, इंट्रोडक्शन है आपका, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट बाद इंट्रोडक्शन आ रहा है, फिर मिडल या डिस्कशन आ रहा है, सारी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका हेडिंग है, बुलेट पॉइंट है, सब हेडिंग है, सारी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट कौन सा यूज करना है, फॉर्मेटिंग क्या होनी, सारी चीज़ वो चीज़ फिक्स होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। विजुअल चार्ट्स आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, वो यूज कर दोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी ऑडियंस को समझने के लिए। ठीक है, विजुअल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिंपल टू इजी तो अंडरस्टैंड हो जाएगा आपका, और टीच हाउ टू इंक्लूड विजुअल्स इन वे दैट मैचेज द टेक्स्ट। ठीक, ये सारी चीज़ आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, कैसे चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है।
इसको प्रेजेंट करने की बात होगी तो कैसे करोगे, तो पहले आपको प्रेयर करना है, प्रैक्टिस करना है। हमेशा कोई प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करना हो तो उसको आप पहले प्रिपेयर करो, 1-2 बार रीड करो अपने आप को, उसको रिहर्स करो, ठीक है, वो सारी चीज़ करनी है। जैसे बोला गया प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन बिफोर हैंड, बिना जैसे आप तुरंत मैं इसको पढ़े बिना पीपीटी तैयार किया इसको पढ़ा तब आप जाके आपको मैं समझा रहा हूँ, अगर जी मैं बिना पढ़े आ जाता तो आपको मैं बोलना पड़ता, मैं सिर्फ पढ़ रहा होता, समझा ना पाता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपका, यहाँ पे आपको प्लान करना है कैसे आप प्रेजेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करोगे, ठीक है। आपका क्लियर इंगेजिंग स्लाइड बनाओगे, मैंने बनाया, चीज़ें लिखी, दिखाया आपको, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पे देखिए टेट भी ज़्यादा ना हो, ये तो मैं जो वीडियो बनाई आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, यहाँ पे आपको नॉलेज भरा जाएगा, क्योंकि आपको पीपीटी शेयर करी जाएगी, यदि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाते हो तो पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर पाओगे। स्पीकिंग एंड कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, जब आप बोल रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे सेम चीज़ वही है जो आप पब्लिक स्पीकिंग में करते हो, स्पीक क्लियरली बोलना है, कॉन्फिडेंशियल रहना है, मतलब कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंशियल नहीं, कॉन्फिडेंट रहना है, और बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट को समझना है आपका, उनसे क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकते हो, बीच में उनको इन्वॉल्व कर लो अपने डिस्कशन में। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोला गया मैनेज टाइम वाइजली एंड फिनिश विद इन योर अलॉटेड टाइम, जैसे आपको 15 मिनट 10 मिनट दिया गया तो उसके टाइम के अंदर ही अपने प्रेजेंटेशन को एंड कर लो, ये भी ध्यान देना है आपको। फिर वही सारी चीज़ है, यूजिंग विजुअल एंड टेक्नोलॉजी, आप पीपीटी यूज करो, आप ऑडियो यूज करो, स्लाइड यूज करो, टूल्स यूज करो, ताकि आप अच्छे से समझा पाओ, ठीक है। जो टेक इश्यूज हैं, भले जैसे मान लीजिए आप पीपीटी, कभी कभी क्या होता है आप कहे पीपीटी देने चल ही नहीं रही है, तो मतलब वो सारी चीज़ पहले ही चेक कर लेनी है कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, जो वीडियो सही चल रही नहीं, जो आपको प्रोजेक्टर चल रहा नहीं चल रहा, पहले से वो अपना चेक कर लो, ठीक है। कीप योर प्रेजेंटेशन स्मूथ एंड इजी टू फॉलो, मतलब स्मूथ बनाना है, अच्छा बनाना है। आपने कैसा ऐसा हाईवे फाइल यूज कर लिया, वो ओपन ही नहीं हो रहा वहाँ पे, पीपीटी यूज कर रहे हो, तो सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है वहाँ पे चल के। तो यहाँ पे मैंने बात के साथ ही यूनिट 2 के बारे में उम्मीद करता हूँ आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए होंगे, समझ चुके होंगे। मैं फिर से कहूँगा साथ ही, यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तुरंत जा करके, यदि अभी तक बने हो, और टेलीग्राम पर जा करके यहाँ पे क्या करिएगा, इस PDF को नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, आप पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं। और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो जो आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, अपने बच्चों तक शेयर कर दीजिए, उनको भी बेनिफिट्स मिल पाए इन वीडियोज का। तो ठीक है, फिर मिलते हैं यूनिट 3 की ओर, तब की आसानी से उसको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।